सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड क्लास 8 जो है जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लेकर उसकी क्लास 7 क्लासेस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। 7 टॉपिक जो हमने कवर कर लिए हैं। आज 8वां टॉपिक है। इसके बाद आपके 3 ही टॉपिक हैं जो बचते हैं सिलेबस में, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। तो आज का टॉपिक जो है जिस पर हम बात करेंगे वो है जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1999। ठीक है। तो पहले जो हमने पिछली बार पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 का है, वो उसमें जो कोऑपरेटिव रजिस्टर रहती थी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर रहती थी या रजिस्ट्रार के कंट्रोल के अंदर रहती थी। मींस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो था वो था, ऑटोनॉमी जो है उस लेवल की नहीं थी जो कि उनको ग्रांट होनी चाहिए थी। इसलिए 1999 में ये नया एक्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1999, जिसके अंदर जो भी सोसाइटी रजिस्टर होगी उसे बिल्कुल ऑटोनॉमी मिलती थी। उनको पूरी वर्किंग के लिए जो भी उनकी वर्किंग थी वो उनके ही लोग जो थे, यानी विद इन द सोसाइटी के ही मेंबर जो हैं वो पूरी सोसाइटी चलाते थे। और गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल जो था उन सोसाइटीज़ के अंदर जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होंगी, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही जो है वो कम कर दिया गया, यानी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम कर दी गई। ठीक है। तो सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ये एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लाया गया 1999 में। ठीक है। देखिए, फैक्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्ट इसलिए लाया कि जम्मू कश्मीर में जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, उनको ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनाया जाए, उनको डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूट बनाया जाए और उसमें गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है वो बहुत ही कम रहे। ठीक है। उसके बाद अगर चैप्टर की बात करें तो 10 चैप्टर इसमें हैं। 10 चैप्टर हैं। सोसाइटीज़ एक्ट जो हमने पिछला पढ़ा था 1989 का, उसमें 16 चैप्टर थे, इसमें 10 चैप्टर हैं। एंड सेक्शन कुल मिलाकर इसमें 59 सेक्शंस हैं और इसमें 2 शेड्यूल भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, शायद आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाए। ठीक है। उसके बाद जो 10 चैप्टर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं प्रीलिमिनरी है, इनकॉर्पोरेशन है, मेंबरशिप है। तो ये आप देखिएगा 10 चैप्टर हैं, इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद 2 शेड्यूल हैं। पहले शेड्यूल में कोऑपरेटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है, यानी कोऑपरेटिव्स की डेफिनेशन क्या है, वैल्यूज़ क्या रहते हैं, प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं। और जो शेड्यूल बी है उसमें जो है वो मैटर, सोसाइटीज़ के वो मैटर बताएंगे, वो प्रिंसिपल्स का जिक्र है जिसके बेसिस पर जो है एक सोसाइटी के कोई भी आर्टिकल या कोई भी एक्ट्स जो हैं जिसको लेकर बनाने चाहिए। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। देखिए, 10 चैप्टर हैं, 2 शेड्यूल हैं एंड 2 पार्ट में हम इस लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम 6 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम बाकी के जो 4 चैप्टर और 2 शेड्यूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये एक साइट है बियर एक्ट लाइव, यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी लेजिस्लेशन है, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के, आपको हर एक स्टेट के लेजिस्लेशन जो हैं अपडेटेड फॉर्म में यहाँ पर मिलते हैं। चाहे वो सेंट्रल के भी कोई लेजिस्लेशन हो, तो जितनी भी अमेंडमेंट हैं आपको सब अमेंडमेंट जो हैं, सब लेजिस्लेशन जो है अमेंडमेंट के साथ आपको बियर एक्ट लाइव नाम की इस वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। तो आप विज़िट करके वहाँ से जो है इन एक्ट्स को पढ़िएगा, क्योंकि सब अमेंडमेंट जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड रहेंगे। जो ऑफिशियल साइट है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, वहाँ पर आपको जो पीडीएफ्स मिलेंगी इन एक्ट्स की वो अपडेटेड नहीं है, उनमें अमेंडमेंट जो हैं वो ऐड नहीं किए गए हैं। तो इसलिए आप जो भी पढ़ेंगे, जो एक्ट्स पढ़ रहे हैं, वो इस साइट पर जाकर विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए एंड आप वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं जब पार्ट सेकंड आ जाएगा उसके बाद। ठीक है। तो ये सबसे पहले तो एक्ट का जिक्र है, जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। एंड ये जो हैं ये आर्टिकल्स हैं, सॉरी ये सेक्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 59 सेक्शंस हैं। तो ये सारी सेक्शंस हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, नाम याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नाम। तो हमें जो है स्टार्ट करना है पीडीएफ के साथ। तो सबसे पहले तो कहता है कि इस एक्ट को गवर्नर की एसेंट मिलती है 11 मई 1999 में। ठीक है। तो 11 मई 1999 में इसको गवर्नर की एसेंट मिलती है कि आप जो है इस एक्ट को लागू कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इसको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए गैजेट वगैरह में डाला जाता है एंड उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंट रूल हो जाते हैं। ठीक है। क्या है ये एक्ट? ये एक्ट है क्या कि इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड द फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एज सेल्फ रिलायंट, सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल एड, ऑटोनॉमस
voluntary democratically controlled business enterprises owned, managed and controlled by member for their economic and social benefit through their financial gainful provision and core services which fulfill a common need felt by them and for the matter connected therein or incidental thereto। ठीक है, तो ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि मेन यही था कि जो पहले जो एक्ट आया था जिसके अंदर सोसाइटीज़ रजिस्टर थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था, रजिस्ट्रार को काफ़ी ज़्यादा पावर उस एक्ट में दी गई थी। तो कहीं न कहीं कोऑपरेटिव्स फ़ील कर रहे थे कि हमें ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है, हमें उस हिसाब की आज़ादी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, अपने अफेयर्स को चलाने के लिए नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये एक्ट नया लाया और ये कहा कि जो सोसाइटीज़ इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होंगी, उन्हें जो है बिल्कुल फुल सेल्फ रिलायंट बनेंगी, वो आत्मनिर्भर रहेंगी, वो अपना काम खुद करेंगी, अपने मैनेजमेंट खुद चलाएँगी, उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो नहीं रहेगा। वो मिलकर एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करेंगी, वो ऑटोनॉमस रहेंगी, वॉलंटरी रहेंगी, खुद को चलाएंगी एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड रहेंगी। इन शॉर्ट वे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो कम करने की कोशिश की गई और जो सोसाइटीज़ 1989 के एक्ट के अंदर रजिस्टर थी वो भी अब इसके अंदर रजिस्टर कराकर ऑटोनॉमस बन सकती थी और जो सोसाइटीज़ उस एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं भी हैं, वो न्यूली कोई सोसाइटी अगर है तो वो भी इस एक्ट के अंदर डायरेक्टली जो है खुद को रजिस्टर कराकर ऑटोनॉमी जो है वो गेन कर सकती थी। तो क्या क्या प्रोविज़न है इस एक्ट के, आइए हम देखते हैं। देखिए चैप्टर 1 है, प्रीलिमिनरी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसमें डेफिनेशंस वगैरह रहती हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशन इसमें से आज हमारे काम की हैं तो उन्हें हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक अमेंडमेंट जो होता है इसमें, पहले जो है जब आप पुराना एक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर एक डेट दी गई होती है कि ये एक्ट जो है वो फोर्स में कब आएगा, तो वहाँ पर एक डेट दी गई हुई है। लेकिन अमेंडमेंट जो हुआ इसमें ये कहा गया कि ये फोर्स में तब आएगा जब गवर्नमेंट इसे नॉमिनेट करेगी। ठीक है, जब गवर्नमेंट इसे नोटिफाई करेगी इस एक्ट को, तब ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें अब कोई डेट जो है स्पेसिफिक वो मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। जो पुराना एक्ट आपको ऑफिशियल साइट से मिलेगा तो वहाँ पर एक डेट मेंशन है, वो डेट जो है अब वहाँ पर ख़त्म कर दी गई और ये कहा गया कि जब भी गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करेगी तब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, ओरिजिनल को इसके साथ मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो अमेंडमेंट के थ्रू ये डाला गया, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है, ये एक नई चीज़ डाली गई इस एक्ट के अंदर। जो सोसाइटीज़ रहेंगी उनके लिए एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है वो भी बनाया जाएगा और इस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का काम क्या होगा, जो भी डिस्प्यूट्स रहेंगे इस एक्ट के अंदर, जो सोसाइटीज़ रहेंगी तो उनके बीच कोई डिस्प्यूट आता है तो उन डिस्प्यूट्स की रेजोल्यूशन जो है वो इस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है उसके द्वारा की जाएगी और इसको जो हेड करेगा एटलीस्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार के रैंक का इंसान होना चाहिए या उसके ऊपर के रैंक का कोई भी होगा, वो इसको हेड करेगा। डिप्यूटी रजिस्ट्रार से नीचे अगर कोई रैंक का इंसान है तो वो इंसान जो है इसको हेड नहीं कर सकता इस ट्राइब्यूनल को। ठीक है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम से आपको चीज़ मिलेगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिंपल कहें तो संविधान इनका है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके ऊपर जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनेंगी और ये सोसाइटीज़ जो हैं वो आगे भी अपना काम चलाएंगी। और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा नहीं है जो ओरिजिनली बन गए वही रहेंगे, इनमें भी जो है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहेंगी, जैसे जैसे सोसाइटी को ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें अमेंडमेंट वगैरह होती रहेंगी। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गए जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके ऊपर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो काम करेंगी, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर रहेंगे। ठीक है, कॉमन नीड जो है ये आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक नीड है, जिनको एक ही चीज़ें की ज़रूरत है। ठीक है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो अगर जितने भी इंसान जिनको पैसे की ज़रूरत है वो एक एसोसिएशन बना जाएंगे तो इट मीन्स कि उनकी एक नीड है जो कि कॉमन है। ठीक है, जो सबको ज़रूरी है। अब देखिए इकोनॉमिक नीड में एक चीज़ आती है शायद ऑब्जेक्टिव में कि इकोनॉमिक नीड में सारी नीडें आ जाएंगी जो कि उन मेंबर्स के बीच कॉमन है, लेकिन उसमें बैंकिंग सर्विसेज जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, तो बैंकिंग सर्विसेज इकोनॉमिक नीड्स में, कॉमन इकोनॉमिक नीड में इंक्लूड नहीं होंगी। अब देखिए कोऑपरेटिव्स बात आती है, क्या आती है, कोऑपरेटिव टर्म आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टर्म आती है। तो जो 1989 के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं
उन्हें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं और उन पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का और रजिस्ट्रार का कंट्रोल काफ़ी रहता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन जो इस एक्ट के अंदर सोसाइटीज़ रजिस्टर होंगी उन्हें सिर्फ कोऑपरेटिव्स कहा जाएगा और ये बिल्कुल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट रहेंगे। इनमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत कम रहती है। आगे हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रार की पावर बिल्कुल नॉमिनल है, बहुत ही लिमिटेड केस में रजिस्ट्रार की पावर है और सारी पावर जो है यहाँ पर बोर्ड को दी जाती है और वो बोर्ड जो बनता है वो इन्हीं सोसाइटीज़ के मेंबर के अंदर से चुनाव होता है एंड उन मेंबर्स को, कुछ मेंबर्स को चुनकर डायरेक्टर बनाया जाता है और वो उस बोर्ड को चलाते हैं, वो पूरी मैनेजमेंट करते हैं, वही जो है हर चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, वही हर चीज़ को डिसॉल्व करते हैं। तो सारी पावर जो है वो मेंबर्स के पास ही रहती है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट कौन सा है, ये 1960 में पहले एक्ट रहता था, 1989 में अमेंड हुआ, ये आपको पता ही है। कोर सर्विसेज वो सारी सर्विसेज होगी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी जो कोऑपरेटिव है, इट्स नॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव है यानी जो इस एक्ट के अंदर सोसाइटी रजिस्टर होगी वो कोऑपरेटिव जो अपने मेंबर्स को जितनी भी ज़रूरी सर्विसेज हैं वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन्हें हम कहते हैं कोर सर्विसेज। ठीक है, और कोर सर्विसेज ज़्यादातर जो हैं वो मेंबर्स के लिए ही होती हैं, ऑल्दो कुछ नॉन मेंबर्स हैं उनको भी कोर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम यही रूल रहता है कि जो भी कोर सर्विसेज रहेंगी वो मेंबर्स के लिए ही रहती हैं। ठीक है, उसको जनरल बॉडी जो है वो बॉडी रहती है कोऑपरेटिव्स की, जिसमें उसके सारे मेंबर रहते हैं। ये सुप्रीम बॉडी रहती है, सारे डिसीजन इसके हाथ में रहते हैं। इवन जो बोर्ड मैनेजमेंट के लिए रहता है उस बोर्ड को इलेक्ट करने का काम भी इसी जनरल बॉडी का होता है और उसको अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो रेजोल्यूशन पास अगर ये करेगी जनरल बॉडी तो उसको हटा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम पावर जो है वो जनरल बॉडी के अंदर रहती है जिसमें सारे मेंबर रहते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो हो गया जिसको कि सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाए, कोई परसेंटेज वोट का नहीं है कि 1/3 इंसान इसके फेवर में होने चाहिए, 50% होने चाहिए, 60% होने चाहिए। सिंपल मेजोरिटी है, जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें से सिंपल मेजोरिटी अगर किसी रेजोल्यूशन को फेवर कर रही है तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, पोटेंशियल मेंबर की बात करें तो बेटा वो मेंबर जो कि अभी किसी कोऑपरेटिव का मेंबर नहीं है मौजूदा दौर में, लेकिन वो पोटेंशियल है यानी वो ऐसी क्वालिफिकेशन पोजेस करता है कि वो उस कोऑपरेटिव का मेंबर बन सकता है उस कोऑपरेटिव के वेलफेयर के लिए, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल मेंबर। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव वो रहती है जिसके मेंबर जो हैं वो इंडिविजुअल्स रहते हैं और सेकेंडरी कोऑपरेटिव दूसरी रहती है जिसमें इंडिविजुअल मेंबर नहीं होते बल्कि कोऑपरेटिव जो है यानी एक कोऑपरेटिव दूसरे कोऑपरेटिव की मेंबर बन जाएगी, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कोऑपरेटिव। स्पेशल रेजोल्यूशन वो हो गया जिसमें एटलीस्ट 50% लोग जो है मौजूद हैं, उसमें 50% लोग अगर किसी रेजोल्यूशन को एटलीस्ट फेवर करें तो उसे हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, 51% लोग जो हैं एटलीस्ट फेवर करने चाहिए। उस पर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होगी। थ्रिफ्ट मतलब यही है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज को पूल किया जाता है, सिर्फ इकोनॉमिक की बात हो रही है, बाकी किसी चीज़ की बात नहीं होगी। इकोनॉमिक रिसोर्स को जो लोग मिलेंगे वो अपने इकोनॉमिक रिसोर्स को पूल करेंगे और उन रिसोर्सेज को पूल करके फ़ंड क्रिएट करेंगे और उस फंड से जो है वो अपनी सोसाइटी के मेंबर्स वगैरह को क्रेडिट देंगे। इस तरह से वो जो सोसाइटी बनाएंगे उन्हें क्रेडिट सोसाइटी कहेंगे। वो जो पूल करने की एक ख्वाहिश है, एक ज़ील है, कि एंथुसियाज्म है, उसे हम कहेंगे थ्रिफ्ट। ठीक है, थ्रिफ्ट जो है इकोनॉमिक टर्म से साथ रिलेटेड है। ओके, तो पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी ये है, दूसरा चैप्टर रहता है हमारा इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह के द्वारा जो क्या क्या पावर रहती हैं। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर सेकंड। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करें कि नई सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर होने जा रही है तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि 1989 के एक्ट के अंदर जो सोसाइटीज़ रजिस्टर हैं वो भी इसकी मेंबर बन सकती हैं, बिल्कुल मेंबर बन सकती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन अगर वो फॉलो करें। कंडीशन ये रहेगी, तो कंडीशंस क्या रहेंगी। देखिए, कंडीशन यही है कि पहले ये गवर्नमेंट के अंदर आती थी, आपको पता ही है। तो अगर ये अब कोऑपरेटिव बनना चाहती हैं, ऑटोनोमस बनना चाहती हैं, लेकिन इनको गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर साइन करना पड़ेगा, जिसमें ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जब भी इनका इंस्पेक्शन, ऑडिट या सुपरविजन करना चाहे वो कर सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर ऑलरेडी इतनी पावर थी तो बिल्कुल वो अपनी गवर्नमेंट भी कंट्रोल बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। तो अगर ये कंडीशन के लिए राज़ी हो जाती हैं सोसाइटीज़ की, गवर्नमेंट जो है इन सोसाइटीज़ का अगर ये इस एक्ट के अंदर रजिस्टर भी हो जाती हैं, फिर भी गवर्नमेंट जो है कभी भी इनका इंस्पेक्शन, ऑडिट या सुपरविजन कर सकती है। अगर इस कंडीशन को मान कर ये इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन कर देते हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट इनको परमिशन देती है कि जाइए आप इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है,
देखिए एप्लीकेशन जो रहेगी रजिस्टर की जो भी एप्लीकेशन देनी है इस एक्ट के अंदर रजिस्टर के लिए वो जाएगी रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो भाई सोसाइटी अभी नहीं बननी है तो उनका अपना तो कोई बोर्ड है नहीं, तो पहले तो रजिस्ट्रार के पास इतनी तो पावर रहनी चाहिए एटलीस्ट कि उनको रजिस्ट्रेशन दे सकें। तो एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो जाएगी रजिस्ट्रार के पास। देखिए बाई हैंड भी जा सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी आप यानी बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं एप्लीकेशन। और इसमें जो है जो भी इंडिविजुअल जो कि प्राइमरी कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल्स के साइन होंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और सेकेंडरी कोऑपरेटिव बनाना चाहिए तो उस कोऑपरेटिव्स के डेलीगेट्स जो हैं उनके साइन जो होने चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर। तो वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी कि हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। तो हर एक एप्लीकेशन के ऊपर क्या होना चाहिए कि डिक्लेरेशन होनी चाहिए, जितने भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए कि वो चाहते हैं कि हम ये सोसाइटी बनाना चाहते हैं। उसके बाद उनकी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो उस सोसाइटी के अंदर मेंटेन रखेंगे, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी होनी चाहिए, क्या प्रपोज कोऑपरेटिव्स की, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन जो कि उनकी जो जनरल बॉडी है जिसने कि रेजोल्यूशन पास किया है कि हमें इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना है, तो वो रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो भी इस एप्लीकेशन के साथ होनी चाहिए। उसके बाद जो भी एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम उनका एड्रेस जो है वो भी इस एप्लीकेशन के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी रहेगा रजिस्ट्रार जो है वो अगर रजिस्टर करना चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो अगर कोई सोसाइटी जो है वो क्राइटेरियाज़ वगैरह फुलफ़िल कर रही है, उसकी एप्लीकेशन में सारे प्रोविज़न वो फॉलो कर रही है, तो रजिस्ट्रार जो क्या करेगा, रजिस्ट्रार उसको सर्टिफिकेट दे देगा रजिस्ट्रेशन का, और वो भी कितने 60 डेज़ के अंदर, ठीक है। तो 1989 के एक्ट के अंदर हमने अमेंडमेंट में देखा था कि 1 महीने के अंदर उसको कम्युनिकेट करना है, लेकिन इस एक्ट में 60 डेज़ का टाइम पीरियड रखा गया। 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रार जो है अगर वो रजिस्टर करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए उनको, और अगर नहीं करना है तो आप रिफ्यूज़ल ऑर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब कोई सोसाइटी जो है वो फुलफ़िल नहीं कर रही है रजिस्ट्रेशन की कंडीशन, तो उसको भी रिफ्यूज़ल ऑर्डर देना है, लेकिन वो भी 60 डेज़ के अंदर उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तब मिलेगा 60 डेज़ के अंदर अगर उनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्ट के मुताबिक जो है वो चल रही है, कोई उसमें कॉन्ट्ररी प्रोविज़न उन्होंने नहीं रखा हुआ है। अदरवाइज़ 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रार जो है उसको या तो रिफ्यूज़ल ऑर्डर दे देगा या तो रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दे देगा। और मान लीजिए कि जब एप्लीकेशन जो है अप्लाई की गई, ठीक है, तो एप्लीकेशन जब अप्लाई की गई और उसके एप्लीकेशन के 70 दिन तक, ठीक है, 70 दिन तक 75 दिन तक ना ही रजिस्ट्रार ने ना सर्टिफिकेट दिया है रजिस्ट्रेशन का, ना ही उनको रिफ्यूज़ल ऑर्डर दिया है, यानी रजिस्ट्रार जो है चुप करके बैठ गया है, तो उस केस में रजिस्ट्रार के पास अपील जाएगी आपने क्यों जो है वो इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी नहीं दिया और इनको रिफ्यूज़ल ऑर्डर भी नहीं दिया, 75 दिन होने लगे, ऐसा क्यों है। तो उस केस में फिर रजिस्ट्रार जो है वो बिल्कुल उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर जो रहेंगे उनको बिल्कुल वो रीज़न के साथ अपना जवाब देगा कि क्यों, आखिर क्या रीज़न्स रहे जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए या किस वजह से उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाए, ठीक है। जहाँ भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सोसाइटी को अगर मिलेगा तो वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस रहेगा उस सोसाइटी के लिए कि वो सोसाइटी जो है इस एक्ट के अंदर रजिस्टर है, ठीक है। और रिफ्यूज़ल ऑर्डर तब तक नहीं दिया जा सकता अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको आप रिफ्यूज़ल ऑर्डर देना चाहते हैं, अगर वो कंडीशन मैट नहीं कर रही है, तो एक बार उससे रिप्रेजेंटेशन ज़रूर आप मांगेंगे। कोई प्रोविज़न है जिसको वो अगर नहीं फुलफ़िल कर रही तो उस प्रोविज़न की वजह भी उनसे मांगी जाएगी, ठीक है। तो बिना रिप्रेजेंटेशन के आप जो हैं वो नहीं किसी को रिफ्यूज़ल ऑर्डर दे सकते। पहले उनसे रिप्रेजेंटेशन लेनी है, उनसे वजह मांगनी है कि आप क्यों इस प्रोविज़न को मेट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही उनको रिफ्यूज़ल ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डेज़ का पीरियड रखा गया है और 75 डेज़ तक मैक्सिमम जो है अगर रजिस्ट्रार जवाब नहीं देगा तो 75 डेज़ के अंदर उसके ऊपर भी एक्शन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इनटू कोऑपरेटिव अंडर दिस एक्ट, ठीक है। वही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 1989 के एक्ट के अंदर रजिस्टर थी, अगर वो अब कोऑपरेटिव बनना चाहती है, इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होना चाहती है, तो क्या प्रावधान है। देखिए सबसे पहले कहता है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि भैया 1989 के एक्ट के अंदर रजिस्टर थी और वो अगर किसी गवर्नमेंट से कोई शेयर कैपिटल अगर वो उसके पास था, तो रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम जो है वो मतलब अप्लाई तो कर सकती है, अगर वो किसी गवर्नमेंट की शेयर कैपिटल ले रही है
सॉरी किसी गवर्नमेंट की शेयर कैपिटल नहीं ले रही है तो वो तो बिल्कुल इस एक्ट के अंदर अप्लाई कर सकती है। लेकिन मान लीजिए किसी की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना चाहती है और वो किसी गवर्नमेंट की शेयर कैपिटल जो है उसे पोजेस करती है, तो इस एक्ट के लिए एलिजिबल बनने से पहले उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिफोर अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन दिस एक्ट शैल रिटर्न सच कैपिटल टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट शैल एक्सेप्ट द रिटर्न कैपिटल। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट के साथ उसकी शेयर कैपिटल कोई भी नहीं है तो वो तो सिंपली इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कर सकती है। जो सोसाइटी 1989 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी और वो किसी गवर्नमेंट की शेयर कैपिटल कोई गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है वो शेयर कैपिटल पोजेस नहीं करती उस कोऑपरेटिव में, और वो कोऑपरेटिव इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना चाहती है तो वो सिंपली कर सकती। लेकिन कोई कोऑपरेटिव जो कि किसी भी गवर्नमेंट का शेयर होल्डर शेयर पोजेस करती है तो उसको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करने से पहले जो है वो गवर्नमेंट के शेयर जो हैं उसको लौटाने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट को जो शेयर वो लौटाएगी वो गवर्नमेंट को भी वो शेयर जो है वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और उसके बाद आकर वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कर सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट के शेयर अगर रहेंगे किसी भी कोऑपरेटिव में तो फिर तो उनका इंटरफेरेंस चलता रहेगा। शेयर रहेंगे तो वोटिंग राइट रहेगा, वोटिंग राइट रहेगा तो इंटरफेरेंस रहेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ख़त्म करनी है तो उनके वोटिंग राइट्स ख़त्म करने पड़ेंगे, और वोटिंग राइट्स ख़त्म करने के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। या फ्रूटियाँ दे दो, वो से ठीक हो ना। फिर जब शेयर कैपिटल वगैरह जब ख़त्म होगी है उसके बाद वो सोसाइटी एलिजिबल रहती है और वो फिर रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगी कि रजिस्ट्रार भाई साहब हम जो हैं इस एक्ट के अंदर अब रजिस्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो बोर्ड रहेगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड जो है वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रार को कि वो जो है अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कन्वर्ट करके कोऑपरेटिव्स में कन्वर्ट होना चाहती है और इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना चाहती है। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन रहेगी इस रजिस्ट्रार को जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करने के लिए एटलीस्ट 25% ऑफ मेंबर्स जो हैं उसके ऊपर एग्री रहने चाहिए। जो भी जनरल बॉडी मीटिंग रहेगी तो 25% मेंबर जो हैं वो एग्री होने चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए इस एप्लीकेशन पर। और इस रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने से पहले 20 डेज़ का नोटिस जो है वो भी ये अपने सारे मेंबर्स को देंगी कि हम जो है अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट से छोड़कर हम इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होने वाले हैं। ठीक है, तो या तो 25% मेंबर जो हैं वो इस रेजोल्यूशन को पास करने चाहिए या तो 500 मेंबर जो हैं वो पास करने चाहिए। दोनों में से जो भी कम रहेगा वो कंडीशन जो है वो मैट करनी चाहिए। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन के साथ साथ इनको कॉपी उस रेजोल्यूशन की कॉपी देनी पड़ती है जो कि 25% मेंबर ने पास की है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस की जो है कॉपी देनी पड़ती है कि क्या इनके कानून रहेंगे इस कोऑपरेटिव के लिए। उसके बाद भाई साहब डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि भैया हमने गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारी शेयर कैपिटल नहीं है और अगर थी तो हमने लौटा दी है। ठीक है, और लास्ट ईयर का जो है एनुअल स्टेटमेंट जो रहता है, जो ऑडिट स्टेटमेंट रहता है, वो भी इनको जो है एप्लीकेशन की कॉपी के साथ देना पड़ता है। और उसके बाद रजिस्ट्रार अगेन सेम कंडीशन है कि अगर उसके लगता है कि ये सारी कंडीशन मेट कर रहे हैं तो इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा 60 दिन के अंदर अंदर, और अगर जो है ये कंडीशंस मेट नहीं कर रही हैं तो इनको रिफ्यूज़ल ऑर्डर दिया जाएगा वो भी 60 दिन के अंदर। और अगर सेम कंडीशन है कि 75 डेज़ तक अगर रजिस्ट्रार का कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता है, ना ही वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे रहा है ना ही रिफ्यूज़ल ऑर्डर दे रहा है, तो पर्सन जो है वो फिर कोर्ट जा सकता है अपनी सोल्यूशन के निपटारे के लिए। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट रहेगा ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस रहेगा कि ये सोसाइटी जो है इस एक्ट के अंदर रजिस्टर है। ठीक है, और जहाँ पर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जो कि पहले 1989 के एक्ट के अंदर रजिस्टर थी और अब वो इस रजिस्टर एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई है तो उसका 1989 के एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेगी कि जब भी ये सोसाइटी जो है वो रजिस्टर होगी इस एक्ट के अंदर तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है ये रजिस्ट्रार को जो है उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी भेजेगी कि हम पहले उस एक्ट के अंदर रजिस्टर थे, अब हम इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गए हैं तो प्लीज़ हमारी उस एक्ट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए। और रजिस्ट्रार को जब ये नोटिस मिलेगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार क्या करेगा कि 1989 के एक्ट के अंदर 1989 के एक्ट के अंदर जब जहाँ वो रजिस्टर थी वहाँ से उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा, वहाँ से उस सोसाइटी के नाम को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो वहाँ से भी डिलीट होकर अब इस एक्ट के अंदर आ गई। ठीक है, यानी एक सोसाइटी एक ही एक्ट के अंदर रजिस्टर रह सकती है।
जहाँ पर कहता है कि वेयर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर थी और उसकी वहाँ 1989 एक्ट के अंदर जो जितनी भी एसेट थी, जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी, राइट या ऑब्लिगेशन थे, वो अब ट्रांसफ़र होकर उस सोसाइटी के इस एक्ट के अंदर आ जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। यानी जो उसके राइट ऑब्लिगेशंस उस एक्ट के अंदर थे, जितने एसेट लाइबिलिटी उस एक्ट के अंदर थी, वो सिंपली ट्रांसफ़र होकर इस एक्ट के अंदर आ जाएंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो जितनी एसेट वहाँ थी उतनी एसेट उनकी अब इस एक्ट के अंदर रहेंगी, उसमें नो चेंज। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दे रखी थी, जो 1989 के एक्ट के अंदर रजिस्टर थी, वहाँ पर गवर्नमेंट ने इनको कोई इन्होंने जो लोन लिया था उसकी गारंटी दे रखी थी, तो फिर दो कंडीशन होगी। या तो इनको क्या करना पड़ेगा कि जब भी इनकी रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंदर होगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर इनको गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा, जिसमें अगर गवर्नमेंट एग्री कर देती है कि हम आपको गारंटी जो है ये देते रहेंगे, जो उस एक्ट में दे रहे थे वो इस एक्ट में भी हम आपको देते रहेंगे, तो फिर तो ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट अगर एग्री नहीं करती इनके साथ, तो इनको जो है अगले 6 महीने में, रजिस्ट्रेशन से 6 महीने के अंदर अंदर जितना भी अमाउंट इन्होंने ले रखा है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की गारंटी दी थी या किसी से ले रखा था, वो अमाउंट जो है इनको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, या तो गवर्नमेंट जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दे कि हम जो है इनकी गारंटी देते रहेंगे आगे, वो हो गया तो भी अच्छा है, और अगर नहीं होगा तो इनको जितना भी अमाउंट इन्होंने लोन का लिया है वो सारा रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि जहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट के साथ नहीं हो पाया, तो कोऑपरेटिव डज नॉट, और जहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसको लोन भी नहीं इन्होंने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिया है जो वहाँ से शिफ्ट अपने यहाँ आई है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से इनसे लोन जो है वो रिकवर कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लीजिए कि किसी दूसरी सेकेंडरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर थी, तो वो उस रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद तक तो उसका चलता रहेगा, बिल्कुल उस सेकेंडरी कोऑपरेटिव के साथ उसका बिल्कुल लेन देन वैसा ही चलता रहेगा, और 1 साल के ख़त्म होने के बाद फिर जो है वो उस सेकेंडरी कोऑपरेटिव की मेंबर वो नहीं रहेगी। लेकिन एक कंडीशन ज़रूर हो सकती है कि अगर वो सेकेंडरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई हो, अगर इस 1 साल के पीरियड के अंदर, तो फिर जो है इनकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगी। अगर वो सोसाइटी इस एक्ट के अंदर भी रजिस्टर नहीं होती, वो अलग रहती है, तो सिर्फ 1 साल तक जो है ये उसके मेंबर रहेंगे, उसके बाद जो है इसके मेंबरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब जो सोसाइटी जो कि सेकेंडरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ रहेगी, तो 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर क्या रहेगा कि जो इनकी इंटरनल फंक्शनिंग है वो तो इस एक्ट के रूल्स के मुताबिक चलेगी, लेकिन उसके जो रिलेशनशिप्स हैं उस दूसरी सेकेंडरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक चलेगी। तो इंटरनल अफेयर इनका इस एक्ट के अंदर चलेगा उस सेकेंडरी सोसाइटी के साथ, लेकिन जो रिलेशनशिप्स जो दूसरे रहेंगे वो जो हैं वो 1989 के एक्ट के अंदर चलेंगे, जो भी 1 साल का पीरियड रहेगा जहाँ पर ये उसकी मेंबर रहेंगी। अब वहाँ जहाँ पर कहते हैं कि ये तो है कि कोई जो है सेकेंडरी कोऑपरेटिव के मेंबर है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन है कि कोई सेकेंडरी कोऑपरेटिव अगर इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मेंबर हैं, तो वो भी सेम कंडीशन रहेगा कि 1 साल तक उसकी मेंबर रहेंगी, और अगर 1 साल के बाद अगर वो अगेन इसी एक्ट के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं तो फिर मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज़ इनकी मेंबरशिप जो है 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये मैंने आपको यही कहा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सिंपली यही कहेंगे, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके अंदर जो हैं पूरे प्रोसीजर वगैरह जो हैं वो बताए जाते हैं, जिसके कोऑपरेटिव्स के अफेयर्स चलते हैं, जिससे वो मैनेज होती है, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। ठीक है, Article of association may contain such matter as decided by member and shall be specific on all the matter listed in schedule B। ठीक है, तो इसमें जो है शेड्यूल बी के अंदर जितने भी मैटर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वो सारे इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं, और इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या रहेगा ये सारे उनके मेंबर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर नहीं बनता, ये मेंबर्स के डिसीजन पे बनता है। अब अमेंडमेंट अगर होना चाहे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनी, उसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो वो कैसे होंगी?
तो अगर इनको अमेंडमेंट लानी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो स्पेशल रेजोल्यूशन इनको पास करना पड़ता है, जिसके लिए जो है ये अपने मेंबर जो हैं उनको नोटिस देंगे कि जनरल बॉडी मीटिंग बिठानी है और उस हमें इस अमेंडमेंट के ऊपर डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो उसके बाद इस अमेंडमेंट की एक कॉपी जो है वो मेंबर्स को तो भेजी ही जाती है कि मीटिंग है, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होगी एंड रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास हो गया तो करेंगे, नहीं तो नहीं होगी। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए मान लीजिए, फिर जो है ये रजिस्ट्रार को उस अमेंडमेंट की कॉपी जो है वो करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ जनरल मीटिंग एट विच रेजोल्यूशन वाज पास। तो जिस मीटिंग में रेजोल्यूशन ये पास हुआ है अमेंडमेंट का, उस मीटिंग की 30 दिन के अंदर अंदर इनको रजिस्ट्रार को जो है वो कॉपी भेजनी पड़ती है उस अमेंडमेंट की कि भाई हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई करता है कि ये अमेंडमेंट जो है ठीक है, प्रोविजंस के खिलाफ नहीं है, तो वो उन अमेंडमेंट को रजिस्टर कर लेगा और फिर रजिस्टर्ड अमेंडमेंट की कॉपी जो है वो कोऑपरेटिव्स को भेज देगा। ठीक है, लेकिन ये बात है कि देखिए अगर अमेंडमेंट आते हैं तो रजिस्ट्रार जो है चुपचाप, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो उसके खिलाफ बोल सके, तो उसके खिलाफ बिल्कुल पावर रखता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को अगर नहीं लग रहा है कि वो अमेंडमेंट सही नहीं है, वो लीगल नहीं है, तो वो चैलेंज कर सकता है इसकी लीगल वैलिडिटी जो है इस अमेंडमेंट की, उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि ये अमेंडमेंट सही नहीं है। और अगर लग रहा है कि सही है तो फिर तो उनको वो रजिस्टर कर ही लेगा। ठीक है, उसके बाद नाम अगर कोऑपरेटिव का कैसा रहेगा, तो देखिए सबसे पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरी कोऑपरेटिव ने ले रखा है। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है कोई नाम इस एक्ट के अंदर या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर, तो वैसा नाम किसी दूसरी कोऑपरेटिव को नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। उसके बाद जो कोऑपरेटिव जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, उनके नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड का सुफिक्स जो है वो अटैच करना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद है कोऑपरेटिव में बाय अमेंडमेंट टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज इट्स नेम। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पहले कुछ नाम रखा था और अगर वो अब नाम बदलना चाहती है, तो वो बिल्कुल अमेंडमेंट करेगी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो वो अपना नाम भी सोसाइटी का वो बदल सकती है। अब कहता है कि बिफोर चेंजिंग द नेम इट शैल सेंड द नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, अगर नाम चेंज करना है तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रार को इसका एक नोटिस भेजना पड़ेगा, और रजिस्ट्रार जो है वो जब भी इसको नोटिस मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर कोऑपरेटिव को इन्फॉर्म करेगा कि भैया ऐसा नाम अगर ऑलरेडी कोई दूसरी सोसाइटी का है तो फिर तो ये आपको नहीं मिल सकता, और अगर किसी सोसाइटी का नाम नहीं है तो भी सिंपल रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, वेयर अ cooperative change its name, the registrar enter the new name of cooperative in registrar in place of former name। तो जहाँ पर चेंजेस की गुंजाइश है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो उनका पहला नाम जिस रजिस्टर में रजिस्टर था उस नाम को हटाकर उसकी जगह जो नया नाम उसको लगा देगा। ठीक है, अब कहते हैं कि नाम के बदलने की वजह से इनकी सोसाइटी जो कोऑपरेटिव्स रहेंगे, इनकी कोई राइट्स या ऑब्लिगेशन में बदलाव नहीं आएगी। जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, एसेट लाइबिलिटीज़, वो वैसी की वैसी रहेंगी। नाम चेंज करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जब भी नाम चेंज करेंगी, इनको जो है वहाँ अपना जो जिनका जहाँ पर इनका हेड ऑफिस रहेगा, उस हेड ऑफिस के एरिया का जो लोकल न्यूज़पेपर रहेगा, वहाँ पर भी जो है ये नोटिस इनको डालना पड़ेगा कि हम अपनी सोसाइटी का नाम अब चेंज कर दिया है, पहले ये था अब ये जो हो गया। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में भी जो है इनको पब्लिश करना पड़ेगा। अब है कि कोऑपरेटिव्स का हेड ऑफिस कहाँ रहेगा भैया, हेड ऑफिस भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो कहता है कि जब भी ये रजिस्टर होंगी इस कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर, इस 1999 के एक्ट के अंदर, तो उस एक्ट में रजिस्टर होने के 90 डेज़ के अंदर अंदर इनको रजिस्ट्रार को जो है अपने हेड ऑफिस का पूरा एड्रेस जो है वो भेजना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर हेड ऑफिस जो है वो बनाया है। कोऑपरेटिव में बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज द एड्रेस ऑफ हिज हेड ऑफिस, कि कोऑपरेटिव चाहें तो फिर हेड ऑफिस जो उन्होंने पहले सेलेक्ट किया था अब वो उसको बदल भी सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर एक रेजोल्यूशन पास कर जाए। ठीक है, इट शैल गिव नोटिस ऑफ सच चेंज टू इट्स मेंबर, क्रेडिटर एंड रजिस्ट्रार एंड टू एनी सेकेंडरी कोऑपरेटिव टू विच इट इज़ एफिलिएटेड विद इन 50 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो जब भी बोर्ड का रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है कि हमें अपने हेड ऑफिस जो है इसका एड्रेस चेंज करना है या
का नेम चेंज करना है तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर इनको अपना नोटिस देना पड़ता है। इनके मेंबर जो हैं उनको भी नोटिस देंगे, क्रेडिटर्स को भी देंगे, रजिस्ट्रार को भी देंगे और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर इनकी कोई मेंबर है उसको भी ये नोटिस देंगे। और रजिस्ट्रार उस नोटिस को जब नोटिस को रिसीव करेगा उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है इसको वो एड्रेस जो है इनको हेड ऑफिस का जो पहला एड्रेस था उसकी जगह रिप्लेस करके दूसरा एड्रेस जो है वो वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है एसेट एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं ये कैसी ट्रांसफ़र रहेंगे। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो मेंबर बनती है तो उसकी एसेट एंड लाइबिलिटी का क्या रहेगा। अब देखिए एसेट एंड अगेन जो हमने लास्ट एक्ट में पढ़ा था सेम कंडीशन है कि कोई कोऑपरेटिव जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर है वो ट्रांसफ़र करना चाहें अपनी लाइबिलिटी, या फिर आगे आप पढ़ोगे कि डिवीजन करना चाहें कोई अपनी कोऑपरेटिव एक जो है वो 2 हिस्सों में टूट कर जो है 2 हिस्से बनाना चाहती है, या फिर इसके आगे आप पढ़ोगे एमलगमेशन है यानी 2 सोसाइटीज़ जुड़कर एक सोसाइटी बनाना चाहती हैं, या फिर इसके आगे आप एक और पढ़ोगे मर्जर है कि एक सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी के साथ मर्ज होना चाहती है। और ये 4 चीज़ें देखिए इसमें जो है आपने पिछली बार भी जैसा पढ़ा था वैसी ही कंडीशन है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा सब में सेम ही चीज़ है। देखिए क्या रहेगा कि जो भी सोसाइटी मान लीजिए कि ट्रांसफ़र करना चाहती है अपनी एसेट या लायबिलिटी, या एमलगमेट होना चाहिए, डिवाइड होना चाहती है, मर्ज होना चाहती है, उसको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसमें वो बताना पड़ेगा कि हम अपनी एसेट या लायबिलिटी चेंज करना चाहते हैं, या हम मर्ज होना चाहते हैं, या हम एमलगमेट होना चाहते हैं, या हम डिवाइड होना चाहते हैं किसी दूसरी सोसाइटी के साथ जो भी होगा। अब उस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले जो है इनको 15 दिन का नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। 15 दिन का नोटिस जो है इनको वो देना पड़ेगा अपने मेंबर्स को भी और अपने क्रेडिटर्स को भी। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले तो कोऑपरेटिव्स जो है शैल गिव नोटिस विद अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन टू ऑल इट्स मेंबर। ठीक है। मेंबर्स को देंगे तो मेंबर जो हैं अगर 15 दिन का उनको टाइम दिया जाएगा कि अगर आपको इस रेजोल्यूशन के खिलाफ कोई आपत्ति है तो 15 दिन के आप अंदर जो हैं आप अपने शेयर्स जो हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं, आपका डिपॉजिट है वो विड्रॉ कर सकते हैं, या आपने कोई लोन अगर दे रखा है तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो पिछले जो 1989 एक्ट में हमने पढ़ा था वहाँ पर 1 महीने का टाइम पीरियड था जिसमें वो विड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पर 15 दिन का टाइम है। और अगर 15 दिन के टाइम के अंदर जो है ये अपना जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लेते तो यही माना जाएगा कि वो इस रेजोल्यूशन से सहमत हैं, और वो रेजोल्यूशन जो है फिर रजिस्ट्रार को जाएगा और रजिस्ट्रार जो है वो उसको एमलगमेट करेगा, डिवाइड करेगा, ट्रांसफ़र करेगा एसेट या जो भी करेगा। ठीक है। जहाँ पर कहता है कि पूरे एसेट जो है वो ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, पूरा एसेट जो है एक सोसाइटी एक कोऑपरेटिव का जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो गया, तो जो पहला कोऑपरेटिव रहेगा वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। डिवीजन में भी सेम है कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, और 15 दिन के नोटिस के अंदर मेंबर या क्रेडिटर अगर चाहे तो अपने शेयर विड्रॉ कर सकता है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसको माना जाएगा उसकी सहमति है। ठीक है। और इसमें भी सेम चीज़ है, अगर डिवाइड होगा तो जो पहली सोसाइटी रहेगी, पहली कोऑपरेटिव रहेगी, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी और नए जो बनेंगे उसमें से उनको नए तरीके से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और अमेलगमेशन के केस में भी सेम 15 दिन का नोटिस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, एंड उसके बाद सेम प्रोसेस। ठीक है। मर्जर में भी सेम केस रहेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, 15 दिन का नोटिस देना है, अगर 15 दिन में कोई आपत्ति है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं शेयर, नहीं है तो आप इस रेजोल्यूशन को समझो मान रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी है कि मर्जर जो एक कोऑपरेटिव अगर दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है तो पहली कोऑपरेटिव जो रहेगी वो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, और नई जिसके साथ वो मर्ज होगी उसी का मेंबर जो है वो बन जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो कहाँ रहेगा। तो जहाँ भी गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी, स्टेट की गवर्नमेंट की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस रखना है, वहाँ पर वो रख सकती है। और वहाँ पर गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है, किसी भी इंसान को वो रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकती है, चाहे वो सोसाइटी चाहे उस कोऑपरेटिव का मेंबर हो या कोई दूसरा सिविल सर्वेंट रहे या कोई भी दूसरा तीसरा वो रह सकता है। ठीक है। अब कहता है कि जो भी इंडिविजुअल मान लीजिए रजिस्ट्रार अपॉइंट होता है या गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई नॉमिनी जो है वो रहता है यहाँ पर, तो क्या होगा उस केस में।
तो कोई भी इंडिविजुअल अगर बाहर से इस सोसाइटी का मेंबर नहीं है और सोसाइटी के बाहर से अगर उसको गवर्नमेंट की सर्विस दी जा रही है किसी भी कोऑपरेटिव के लिए, तो वो अपनी लाइफ, अपनी जो उसकी सर्विस रहेगी, जिस सर्विस में गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है, सोसाइटी गवर्नमेंट की तरफ से उस सोसाइटी को सर्व कर रहा है, उस दौरान भी वो उस कोऑपरेटिव का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। और इवन उसकी रिटायरमेंट के 3 साल तक जो है वो उस कोऑपरेटिव का डायरेक्टर जो है वो बनने के एलिजिबल नहीं रहेगा। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन तब अप्लाई नहीं होती अगर उस सोसाइटी के अंदर से किसी को उठाकर अगर गवर्नमेंट ने जो है अपॉइंट किया है इस सर्विसेज में, रजिस्ट्रेशन की सर्विस में, तो वो मेंबर जो है वो डायरेक्टर बन सकता है, वो कोई इशू नहीं, क्योंकि वो पहले से मेंबर था, वो पार्शियलिटी नहीं करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट बाहर से उठाकर किसी को ला रही है तो वो अपनी सर्विस के दौरान भी डायरेक्टर नहीं बन सकता सोसाइटी का, कोऑपरेटिव का, और इवन रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है। उसके बाद फ़ी की बात करेंगे तो फ़ी कितनी रहेगी, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें पहली तो बात है कि डिसाइड जितना करना आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इन्होंने ये रखा है कि किसी भी सोसाइटी की अगर प्रपोज्ड जितनी भी प्रपोज इक्विटी रहेगी, जितनी भी प्रपोज इक्विटी कैपिटल रहेगी उसकी 1% फ़ी जो है वो एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर 100 रुपये अगर किसी का कैपिटल है तो 1 रुपये जो है एटलीस्ट उसकी फ़ी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये फ़ीस इन्होंने एक लिमिट भी रख दी है कि 100 रुपये से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 100 रुपीज़ से कम भी नहीं होनी चाहिए और 5,000 रुपये से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 100 रुपये से कम भी फ़ी नहीं होनी चाहिए और 5,000 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसके बीच का अमाउंट जो है वो होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जिसकी कोई इक्विटी कैपिटल ही नहीं है, यहाँ पर तो 1% रख दिया गया, इक्विटी कैपिटल रहेगी उसका 1%, लेकिन कोई सोसाइटी अगर है, कोई कोऑपरेटिव ऐसी है, सॉरी सोसाइटी मत बोलिएगा, इस ऐड के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ कोऑपरेटिव वर्ड लगेगा। सोसाइटी जो है वो ऐसे रैंडम निकल रहा है बोल कर, तो सिर्फ कोऑपरेटिव, अगर उसकी कोई इक्विटी कैपिटल ही नहीं है तो उस केस में उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी वो रहेगी 200। ठीक है। तो 200 रुपये जो है उसकी फ़ी रहेगी अगर उसकी इक्विटी कैपिटल नहीं है। बाकी रजिस्ट्रार अगर कोई दूसरी तीसरी सर्विस दे रहा है इस एक्ट के अंदर, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कोऑपरेटिव उनसे कि हमें आपकी ये सर्विस चाहिए, ऑडिट करवा दीजिए, हमारा ये करवा दीजिए, इंक्वायरी करवा दीजिए, तो उसमें कितनी फ़ी रखनी है वो रजिस्ट्रार फिर उस टाइम खुद सिलेक्ट करेगा। उसकी कोई लिमिट जो है गवर्नमेंट ने नहीं सेट कर रखी है। तो यह है चैप्टर 2, काफ़ी लंबा है। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं। इसमें आती है मेंबरशिप, यानी कौन कौन जो है मेंबर रहेंगे इस कोऑपरेटिव के इस एक्ट के अंदर। देखिए कौन कौन एलिजिबल रहेगा मेंबरशिप के लिए, सबसे पहली ये बात है। देखिए सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जो भी इंसान अगर इस कोऑपरेटिव का मेंबर बनना चाहता है, जो कि विलिंगनेस शो करता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे कोऑपरेटिव्स की, तो वो इसका मेंबर बन सकता है। या फिर वो इंसान जो कि जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1977 के अंदर रजिस्टर हैं वो मेंबर बन सकते हैं इस कोऑपरेटिव में। परमानेंट रेजिस्टेंट जो है स्टेट के पहले रहते थे वो मेंबर बन सकते हैं, या कोई भी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर है वो मेंबर बन सकती है इस एक्ट के अंदर किसी भी कोऑपरेटिव के। या कोई फर्म वगैरह है जो कि जम्मू कश्मीर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1998 के अंदर रजिस्टर है तो वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि इट शैल बी अवेलेबल टू कोऑपरेटिव टू रिफ्यूज़ एडमिशन। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव्स को अगर किसी मेंबर के लिए की एप्लीकेशन आ रही है कि हम आपके मेंबर बनना चाहते हैं तो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। वो चाहे तो उसको रिफ्यूज़ करेगी, उसको सही लग रहा है कि मेंबर बनाना है इसको तो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। ठीक है। या फिर कोई मेंबर अगर बना है तो उसको रिमूव करने की भी, उसकी मेंबरशिप हटाने की भी, उसको टर्मिनेट करने की भी पावर जो है कोऑपरेटिव इस एक्ट के अंदर रहती है अगर वो डुअल मेंबरशिप ले रखा है, यानी उसने किसी 2 कोऑपरेटिव्स की मेंबरशिप ले रखी है, तो उस केस में भी एक सोसाइटी एक कोऑपरेटिव जो है वो उसकी मेंबरशिप को रिमूव कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ठीक है। एडमिशन कैसे होगी, देखिए एडमिशन टू द मेंबरशिप इन अकॉर्डेंस विद रूल्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जैसे भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स होंगे उसके मुताबिक जो है इलेक्टेड बोर्ड जो रहेगा उस कोऑपरेटिव का वो इन मेंबर्स को या तो एडमिट करेगा या तो इनको रिफ्यूज़ करेगा। पावर जो है वो रहेगी किसके अंदर, इलेक्टेड बोर्ड के पास मेंबरशिप की। ठीक है। अब कहते हैं कि वेयर द मेंबर इज़ रिफ्यूज़, जहाँ पर मेंबर जो है कोई मेंबरशिप के लिए इसने अप्लाई की है उसको मेंबरशिप नहीं देनी है, उसको रिफ्यूज़ करना है, तो भैया विद इन 50 जब भी उसने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है या तो उसको उस जब ये डिसाइड किया उन्होंने कि हमने उसको मेंबरशिप नहीं देनी है, उस डिसीजन के 15 दिन के अंदर अंदर उसको बताना है, या तो उस बंदे ने जब आपको एप्लीकेशन दी है मेंबरशिप की उस एप्लीकेशन की डेट से 60 डेज़ के अंदर अंदर बताना है, जो चीज़ भी जल्दी है। ठीक है।
तो अगर 60 डेज़ पहले आ रहे हैं तो आपको उस 60 डेज़ में बता देना है। अगर आपको 15 डेज़ आपके डिसीजन के बाद वाले वो जल्दी आ रहे हैं तो उस डेट के अंदर अंदर रिफ्यूज़ल उनको दे देना है, ठीक है। जहाँ पर एप्लीकेंट को रिफ्यूज़ किया गया है कि भाई हम आपको एडमिशन नहीं दे देते या फिर उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिली उस एप्लीकेंट को, तो वो एप्लीकेंट जो है वो फिर बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा मसला जो है आप फिर जनरल बॉडी तक पहुंचाइए, और फिर बोर्ड की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी उसमें वो जनरल बॉडी को कहेंगे कि ये इस एप्लीकेंट का मुद्दा है, और उस केस में जनरल बॉडी जो डिसाइड करेगी वो डिसीजन फाइनल रहेगा, ठीक है। तो किसी को रिफ्यूज़ल ऑर्डर मिला है तो रिक्वेस्ट करेगा कि जनरल बॉडी के पास मेरा मुद्दा लीजिए, और जनरल बॉडी जो डिसाइड करेगी वो फाइनल रहेगा, ठीक है। और रिफ्यूज़ल के केस में एप्लीकेंट जो है उसे सुनने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर जनरल बॉडी देगी, ठीक है। तो जनरल बॉडी इसको सुनेगी पहले, फिर उसके बाद वो डिसीजन लेगी, ठीक है। अब मेंबरशिप कोई बन गई, उसका विड्रॉ करना है, तो मेंबर जो हैं वो किसी भी वक्त में कहता है कि किसी भी कोऑपरेटिव की मेंबरशिप अगर छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग जैसा भी रूल्स रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होंगे। लेकिन कहता है कि अगर वो जब वो मेंबरशिप से विड्रॉ कर जाएंगे तो उसके बाद उनकी कोई भी ऑब्लिगेशन वगैरह जो कोऑपरेटिव की तरफ नहीं रहेगी। तो जिस दिन भी वो विड्रॉ करेंगे उनकी ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब है सीजेशन ऑफ मेंबरशिप की, मेंबरशिप सोसाइटी ने कहीं से ख़त्म कर दी। अब दो तरीके से हो सकती है, या तो डेथ हो जाए, ठीक है। डेथ अगर किसी की होगी तो उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कोऑपरेटिव शैल इन्फॉर्म इन द इवेंट ऑफ डेथ, नॉमिनी जो रहेगा उस मेंबर का उसको भी इन्फॉर्म करेगी कि इस बंदे की डेथ हो गई है, अब इसकी मेंबरशिप जो है वो सीज़ हो गई है। और जो मेंबर्स रहेंगे दूसरे सोसाइटीज़ के उनको भी जो है बताया जाएगा कि इस मेंबर की डेथ हो गई है, अब इसकी मेंबरशिप सीज़ हो गई है, ठीक है। टर्मिनेशन है निकालना किसी को, तो बोर्ड जो है बिल्कुल किसी भी मेंबर को निकाल सकता है अगर वो एडवर्सली एक्ट कर रहा है, यानी सोसाइटीज़ के रूल के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम कर रहा है, या फिर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस को वायलेट कर रहा है, ठीक है, या फिर जनरल बॉडी की जो पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको जो है सोसाइटी टर्मिनेट भी कर सकती है। प्रोवाइडेड ये है कि मेंबर को जो है आपने अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर आप किसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, कोई बात आपको सुनने में आई है, तो आप उसको फेयर अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी बात जो है वो भी बोर्ड मीटिंग में रख सके कि उसे क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है, और वो अपनी तरफ से भी रीज़न देगा कि भाई मैंने अगर ये ऐसा काम नहीं किया, सबूत कोई देगा तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर मेंबरशिप इज़ टर्मिनेटेड बाय द बोर्ड द पर्सन मे रिक्वेस्ट द बोर्ड, यहाँ पर भी सेम केसेस है कि अगर आपने किसी को टर्मिनेट किया है तो वो बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा मसला आप जनरल बॉडी में ले जाइए, और जनरल बॉडी में फिर क्या होगा कि जनरल बॉडी में जो भी मीटिंग होगी वहाँ पर उसको सुना जाएगा, और उसके बाद जनरल बॉडी जो डिसीजन लेगी वो फाइनल रहेगा। अगर उसको वापस से अलो करती है मेंबरशिप के लिए तो फिर से वो आ सकता है, ठीक है। और जितनी देर जो है डिसीजन पेंडिंग रहेगा जनरल बॉडी का उस इंसान को लेकर, उसमें वो इंसान उतनी ही ट्रांजैक्शन उस सोसाइटी के साथ कर सकता है जितना कि उसे बोर्ड परमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर होना चाहिए एक बिल्कुल मेंटेन, जिसमें जो है कोऑपरेटिव्स के जितने भी मेंबर हैं उनका नाम होना चाहिए। तो एवरी कोऑपरेटिव शैल मेंटेन अ रजिस्टर, जिसमें क्या होगा कि नेम ऑफ एवरी पर्सन रहेगा अलोंग विद सच अदर पार्टिकुलर एज डीम नेसेसरी बाय बोर्ड। तो बोर्ड अगर जो जो कुछ कह रहा है कि इस रजिस्टर में इस इंसान के नाम के साथ साथ इसका एड्रेस, मोबाइल नंबर या वट एवर जो भी होना चाहिए वो कह सकता है, ठीक है। नेम ऑफ एवरी पर्सन हुज मेंबरशिप हैज सीज टर्मिनेटेड और विड्रॉ शैल बी स्ट्रक ऑफ बाय रजिस्ट्रार। तो जो मेंबर सीज कर चुका है या टर्मिनेट जिसको निकाल दिया गया है उसका रजिस्टर से नाम आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। रजिस्ट्रार जो उसका नाम कैंसिल कर देगा। उसके बाद है कोऑपरेटिव एजुकेशन की बारी आती है। तो कहता है कि हर एक कोऑपरेटिव को जो है उसके बजट में कुछ ऐसा अमाउंट रखना पड़ेगा जो कि उसके मेंबर्स के एजुकेशन या स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह में यूज़ होगा। और बजट जितना भी दूसरे काम के लिए भी अगर जो है जो बजट आया है, अगर उसमें से कोई बैलेंस बच जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उस बैलेंस को उस एजुकेशन कोऑपरेटिव एजुकेशन फ़ंड में डाल देना होगा, जो कि सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग के पर्पजेस के लिए यूज़ होगा उन कोऑपरेटिव्स के मेंबर और स्टाफ के लिए, ठीक है। अब जो है सर्विसेज जो कि सिर्फ मेंबर्स को मिलेंगी, तो कोऑपरेटिव सर्विसेज जो हैं वो बिल्कुल मेंबर्स के लिए ही रहती हैं, नॉन मेंबर्स के लिए बड़ी लिमिटेड है, जैसा मैंने आपको बताया था।
और यहाँ पर कहता है कि अगर रजिस्ट्रेशन के 2 साल के बाद जब इनकी इंक्वायरी होती है और वहाँ पर ये पाया जाता है कि कोऑपरेटिव जो हैं वो अपनी कोर सर्विस में से 25% से ज़्यादा अगर किसी नॉन मेंबर्स को दे रही हैं, तो रजिस्ट्रार के मुताबिक जो है वो सोसाइटी अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसे एबिरेंट कोऑपरेटिव माना जाएगा, यानी वो प्रोसीजर्स के खिलाफ जाकर काम कर रही है। और ऐसी सोसाइटी को जो है फिर अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एग्जाम्पशंस मिल रहे थे या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा मिल रहा था, वो फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा। तो नॉन मेंबर्स को आपको 25% से कम तक सर्विसेज देनी है और 75% से ज़्यादा तक सर्विसेज जो है वो आपको सिर्फ मेंबर्स को देनी है। और मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव जो है वो अगले 5 साल में, रजिस्ट्रेशन के 5 साल में से 3 साल तक वो इस 25% की लिमिट को अगर ब्रीच करती है, तो इस केस में रजिस्ट्रार जो है वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट को कहेगा कि ये कोऑपरेटिव अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, ये रूल्स को ब्रीच कर रही है, आप इसको डिसॉल्व कर दीजिए। कोर्ट वो फिर इसको डिसॉल्व करने की भी पावर रखता है। ठीक है, तो 25% से कम ही आपको नॉन मेंबर्स को कोर सर्विसेज देनी है। ठीक है, अब है वोटिंग राइट कब मिलेगा? तो देखिए, नो मेंबर, किसी भी मेंबर को वोटिंग राइट तब तक नहीं मिलेगा अनटिल सच पेमेंट्स टू द कोऑपरेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबरशिप। तो मेंबरशिप के लिए कोई भी अगर अमाउंट एक फिक्स किया जाता है, कितनी मेंबरशिप फ़ी वगैरह जो हमने पीछे डिस्कस की, जब तक वो मेंबरशिप फ़ी एक मेंबर नहीं दे देता तब तक उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हर ईयर में जब भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, यानी मान लीजिए 31 मार्च को पिछला ईयर ख़त्म हुआ है, तो उसके 20 डेज़ के अंदर अंदर, यानी 31 मार्च को अगर ख़त्म हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर, तो 20 अप्रैल से पहले पहले क्या होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो रहेगा कोऑपरेटिव का, उसको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कि कौन हमारे यहाँ पर मेंबर हैं जिनको वोटिंग का राइट है, और साथ में एक और लिस्ट भी बनानी पड़ेगी कि कौन हमारे यहाँ मेंबर है जिनको वोटिंग का राइट नहीं है। और ये लिस्ट जो है फिर सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी, और 10 दिन के अंदर अंदर अगर किसी भी मेंबर को आपत्ति है कि इस इंसान का नाम गलत इंक्लूड हो गया है, या फिर कोई आपत्ति है कि इस इंसान का नाम इंक्लूड होना चाहिए था और नहीं इंक्लूड हुआ, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है सीईओ को जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देगी, और वो बोर्ड तक जाएंगी, और बोर्ड जो है फिर इस रिप्रेजेंटेशन के 45 दिन के अंदर अंदर, 45 डेज़ के अंदर अंदर रिव्यू करेगा फाइनल लिस्ट को कि कोई कमी पेशी रह गई है, तो उसको रिव्यू करके फिर से नई लिस्ट जो है उसको नोटिस बोर्ड में चिपका देगा। ठीक है, अब दूसरा है वोटिंग राइट्स किस किस को मिलेंगे, क्या कंडीशंस रहेंगी। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी इक्वल वोटिंग राइट रहते हैं, यानी एक इंसान को एक वोट, और सेकेंडरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सेम ही रहता है, यानी एक सोसाइटी एक दूसरी की मेंबर है उसको जो है एक ही वोट मिलेगा अपने डेलीगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अ पर्सन मस्ट हैव बीन अ मेंबर फॉर एटलीस्ट 1 फुल ईयर फॉर बीइंग एलिजिबल टू वोट। तो अगर वोट कोई करना है, देखिए सबसे पहले तो एक ये कहता है कि 1 ईयर की मेंबरशिप जो है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि जो सोसाइटी रजिस्टर हुई और उस रजिस्ट्रेशन के टाइम जो उसके मेंबर थे, ठीक है, हु ज्वाइन एट रजिस्ट्रेशन और एनी टाइम बिफोर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। तो जो मेंबर उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम थे या फिर उस रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर अंदर अगर उसके कोई मेंबर बने हैं, तो उनके लिए ये 1 साल वाली एलिजिबिलिटी नहीं रहती कि उनको 1 साल तक मेंबर रहेंगे फिर उनको वोटिंग राइट मिलेगी। लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद अगर कोई मेंबर बना है, तो उसको एटलीस्ट जो है 1 साल तक मेंबर बनना पड़ेगा उस सोसाइटी का, और उसके बाद जाकर उसको वोटिंग राइट उस सोसाइटी के मिलेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अच्छा, सेकेंडरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर किसी के मेंबर हैं तो उसके कितने वोट अगर इस दूसरी सोसाइटी में, दूसरे कोऑपरेटिव में रहेंगे, वो जो है वो खुद सोसाइटी डिसाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद है मेंबर्स की लाइबिलिटी। मेंबर की लाइबिलिटी की जहाँ तक बात आती है, तो ये तो लाइबिलिटी की बात जहाँ तक आती है, तो बिल्कुल सोसाइटी रजिस्टर या अनलिमिटेड लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ रजिस्टर हो सकती है, और अगर वो चेंज करना चाहे तो सेम जैसा कि मैंने पिछली बार वो मर्जर या डिवीजन में बताया है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को, और अगर उस टाइम में अगर वो अपने शेयर्स विदड्रॉ करना चाहें तो वो विदड्रॉ कर सकते हैं, और अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते वो 15 दिन में, तो उनको माना जाएगा कोई इस रेजोल्यूशन के फेवर में है। ठीक है, और उसके बाद वो
जो चेंज लाना है वो रजिस्ट्रार जो है वो उस लाइबिलिटी में चेंज ला देगा। ठीक है, लेकिन कहता है कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर और ऑफ डिसीज मेंबर, जो मेंबर अगर मर गया है की सोसाइटी में, तो उसकी लाइबिलिटी जो है उसके मरने के लगभग 2 साल तक उसकी लाइबिलिटी जो है वो सोसाइटी की तरफ बनी रहेगी, और 2 साल के बाद फिर उसकी लाइबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर कहते हैं कि कोऑपरेटिव ऐसा है जिसको डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे दिया गया है रजिस्ट्रार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो लाइबिलिटी जो है वहाँ पर उसके पास्ट मेंबर की, या फिर जो मेंबर जो मर गया है उसके उस डिसॉल्व के रेजोल्यूशन के 2 साल के अंदर अंदर अगर कोई मरा है, तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस कोऑपरेटिव की लिक्विडेशन प्रोसेस चल रही है। तो जब तक लिक्विडेशन प्रोसेस चल रही है उसके अंदर जो है उसकी लाइबिलिटी बनी रहेगी, और उसके बाद लिक्विडेशन प्रोसीडिंग जब पूरी हो जाएगी तो तब उसकी लाइबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इन केस ऑफ डिसॉल्व। ठीक है, उसके बाद जनरल बॉडी की बात आती है कि जनरल बॉडी जो रहती है कोऑपरेटिव की वो कैसी रहेगी। अब देखिए जनरल बॉडी तो जैसा कि हमने पढ़ा, जनरल बॉडी में सारे ही मेंबर होते हैं और वो हर डिसीजन लेते हैं वोटिंग के थ्रू। लेकिन एक केस ये भी है कि जनरल बॉडी में ऑल मेंबर तो रहते ही हैं, लेकिन जनरल बॉडी अगर चाहे तो वो अपने के बीच में से कुछ मेंबर, मान लीजिए 100 मेंबर्स की सोसाइटी है, 100 मेंबर हर जगह मौजूद नहीं रह सकते हर डिसीजन में, तो वो 100 मेंबर अपने बीच में से 10 मेंबर चुनेंगे और वो एक छोटी बॉडी बनाएंगे जिसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी। और वो रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी जो है वो उस पूरी जनरल बॉडी को रिप्रेजेंट करेगी, और जो भी डिसीजंस लेने हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी रहेगी। तो ये केस रह सकता है कि एक तो जनरल बॉडी रहती है जो कि इसमें सारे मेंबर हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी भी अगर चाहे तो वो जनरल बॉडी अपने मेंबर्स के बीच में से चुन के बना सकती है, जो कि पूरी उस जनरल बॉडी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब कहता है कि एनी रेफरेंस टू जनरल बॉडी शैल अप्लाई टू रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी। तो जनरल बॉडी को जो अधिकार हैं वो तकरीबन सारे अधिकार उस रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी को दिए जाएंगे। लेकिन कहता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी जो रहेगी, जो छोटी वाली रहेगी, वो उन प्रोविजंस के ऊपर काम नहीं करेगी जिसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेशली जनरल बॉडी के लिए ही रिजर्व रखा गया है। तो उन प्रोविजंस के ऊपर वो रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी काम नहीं करेगी, उसके ऊपर सिर्फ जनरल बॉडी का ही हक है, तो वो ही उसके ऊपर काम करेगी। लेकिन कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी चाहे बन भी जाए, लेकिन इस एक्ट के प्रोविजन के अंदर जो अल्टीमेट पावर जो है कोऑपरेटिव्स की, वो उसकी जनरल बॉडी के अंदर रहेगी, यानी सुप्रीम पावर जो है वो जनरल बॉडी की रहेगी। रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी अगर कोई गलत डिसीजन ले लेती है जो कि पूरी जनरल बॉडी को सहमति नहीं है, तो आखिरी फैसला जो होगा वो जनरल बॉडी का रहेगा। ठीक है, फंक्शन क्या रहते हैं जनरल बॉडी के, देखिए इलेक्शन करवाने डायरेक्टरेट के, डायरेक्टर्स जो रहेंगे, या फिर लॉन्ग टर्म बजट बनाना, प्लान बनाना, कंसिडरेशन जो एनुअल रिपोर्ट आई बजट्स की उन सबको देखना, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, ये सारे जो हैं ये रहेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं। ये फंक्शंस जो हैं ये रहते हैं, सरप्लस किसको डिस्प्यूट करना है, डेफिसिट कैसे मैनेज करना है, ये सारे फंक्शन जो हैं जनरल बॉडी के रहते हैं, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये भी फंक्शन है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करनी है, डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, इलेक्शंस करवाने हैं, या ऑडिटर्स को रिमूव करना है या अपॉइंट करना है। तो ये सारे फंक्शन जो हैं, ये सारे फंक्शंस भी जनरल बॉडी के रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है जनरल मीटिंग आती है। तो जनरल मीटिंग जो है वो एटलीस्ट साल में एक जनरल मीटिंग जो है वो होनी चाहिए, और बोर्ड जो रहता है कोऑपरेटिव का, वो किसी भी टाइम वो जनरल मीटिंग के लिए कॉल जो है वो दे सकता है। लेकिन कहते हैं कि जो एनुअल जनरल मीटिंग रहती है, यानी साल में एक बार जो मीटिंग होनी ही होनी है, एटलीस्ट ज़्यादा चाहें तो आप करवा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक मीटिंग आपको करवानी ही करवानी है। और वो मीटिंग जो है जब आपका पिछला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म रहता है किसी भी सोसाइटी का, उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 150 डेज़ के अंदर अंदर वो एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, 150 डेज़ के अंदर, यानी 5 महीने के अंदर, यानी फाइनेंशियल ईयर अगर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो उसके 5 महीने के अंदर अंदर आपकी वो जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है वो हो जानी चाहिए। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अगर बोर्ड जो है उसे अगर किसी से रिक्वेस्ट मिलती है, अगर 25% मेंबर जो हैं जिनको वोटिंग का राइट है वो अगर इसको रिक्वेस्ट करते हैं, या रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार बोर्ड को रिक्वेस्ट करता है कि कोई स्पेशल मीटिंग करवाइए, तो वो स्पेशल जनरल मीटिंग जो है वो भी करवाएगा और वो मीटिंग उसको इस नोटिस के 30 डेज़ के अंदर अंदर करवानी पड़ेगी, ठीक है। और इस मीटिंग करवाने से पहले उसे अपने सारे मेंबर्स जो हैं उन्हें नोटिस देना पड़ेगा कि भैया क्या मीटिंग जो है वो कब होनी है और उसका एजेंडा जो है वो क्या रहना होगा। और उस स्पेशल मीटिंग में जो है उस प्रपोज एजेंडे से बाहर जाकर जो है वो कोई भी सब्जेक्ट डिस्कस नहीं होगा, उसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट डिस्कस होगा जिसके बारे में एप्लीकेशन ने जो है वो रिक्वेस्ट कर रखी है। और मान लीजिए कि डायरेक्टर जो हैं बोर्ड के वो 1 महीने के अंदर अंदर जो हैं मीटिंग नहीं अरेंज करवाते किसी के एप्लीकेशन पर, रजिस्ट्रार की एप्लीकेशन पर या 25% मेंबर्स के रेजोल्यूशन के रिक्वेस्ट पर, तो वो डायरेक्टर जो हैं वो फिर 1 महीने के अंदर अगर वो मीटिंग करवा गए तो ठीक है, वरना उसके बाद 1 महीने के अंदर उन्होंने मीटिंग नहीं करवाई तो वो इस पोस्ट से विदड्रॉ कर जाएंगे, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और उसके बाद जो भी एनुअल जनरल मीटिंग रहती है वहाँ पर इन डायरेक्टर्स जो हैं इन्हें हर साल की जो एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ती है। और अगर ये जो हैं वो अवेलेबल नहीं करवा सके वहाँ पर, तो तब भी जो है इनकी जो डायरेक्टर्स जो रहेंगे इस बोर्ड के, उनको इस डायरेक्टरशिप से रिज़ाइन करना पड़ जाता है। तो काफ़ी ज़िम्मेदारी की बात रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए जनरल मीटिंग के लिए जो कोरम रहता है वो रहता है 20%। तो 20% जितने भी वोट देने वाले मेंबर हैं, एटलीस्ट 20% अगर वहाँ पर मौजूद हैं जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, तो तब मीटिंग होगी, तब वो कोरम रहेगा उसका। और जो रिप्रेजेंटेटिव जनरल मीटिंग है उस केस में एटलीस्ट 40% मेंबर जो हैं वो होने चाहिए जो कि उसका कोरम बनाएंगे, ठीक है। मिनट ऑफ मीटिंग की बात आती है। मिनट ऑफ मीटिंग में यही है कि जो एनुअल मीटिंग हुई है, स्पेशल मीटिंग हुई है, उसको रिकॉर्ड करना, उसकी जितनी भी बातें वहाँ पर हुई हैं उनको या तो आप किसी कॉपी पर पेन से रिकॉर्ड कीजिए या तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। तो हर एक कोऑपरेटिव जो है उस लैंग्वेज में जो भी उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताई गई है उससे जो है अपनी मिनट बुक में, यानी वो जो कॉपी बनेगी या रजिस्टर बनेगा वहाँ पर वो उसको नोट करेंगे। और फिर जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें जो है हर एक मेंबर को इस मिनट बुक की एक कॉपी जो है वो भेजनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर किसी को कोई एतराज़ है कि भाई ये चीज़ वहाँ पर नहीं हुई, वे चीज़ वहाँ पर ना हुई, तो उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर अंदर 30th डे है, ठीक है, जब भी उनको ये कॉपी डिस्पैच होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर कोई एतराज़ है तो वो अपना कमेंट दे सकते हैं। अगर कोई कमेंट जो है वो मिलता नहीं है किसी की वजह से, तो यही कहा जाता है कि ये सब जो मिनट बुक में लिखा गया है ये करेक्ट है, ठीक है। और जहाँ पर कमेंट रिसीव हो जाएं तो बोर्ड विल टेक दैम टू कंसिडरेशन। बोर्ड फिर उन्हें देखेगा कि भैया कहाँ पर गलती हुई है वाइल टेकिंग एक्शन ऑन रेजोल्यूशन, ठीक है। तो फिर जो है बोर्ड जो है उसको देखेगा और जो भी करेक्शन जो है वो होनी है और नेक्स्ट जनरल बोर्ड मीटिंग वो इस इशू को डिस्कस कर देगा, ठीक है। तो ये रहता है चैप्टर 3। उसके बाद चैप्टर 4 है, वो है मैनेजमेंट के ऊपर इनकी। तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट क्या ऐसी रहती है, कौन मैनेज। देखिए मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए जाते हैं और ये इन मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, इन्हीं मेंबर्स के बीच में से कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं। और इनका काम रहता है कि सारा इस कोऑपरेटिव का अफेयर्स और डायरेक्शन जो हैं और मैनेजमेंट इनके देखना, ठीक है। और मान लीजिए कि इन केस की कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर नई रजिस्टर है तो वहाँ पर तो इलेक्शन हो नहीं सकते। तो वहाँ पर वो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के टाइम साइन किए हैं वो जो है एक प्रमोटर बोर्ड बिठा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और वो प्रमोटर बोर्ड जो है वो लगभग 1 साल तक जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह काम करेगा, तब तक उनके अफेयर्स वगैरह चलाता रहेगा। और उस फिर 1 साल के अंदर अंदर उनको क्या करना है, इलेक्शन करवाने हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बिठाने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है प्रमोटर बोर्ड जो अपॉइंट किया गया है उसका काम ख़त्म हो जाएगा और रेगुलर बोर्ड जो इलेक्ट किया जाएगा उसका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस है कि इन केस कोऑपरेटिव सोसाइटी ओरिजिनल, एक दूसरा केस ये भी आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 1989 के सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर थी और अब जो है इस एक्ट के अंदर आकर जो है वो रजिस्टर हो गई है, उस केस में उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो इलेक्टेड मेंबर रहेंगे जो बोर्ड में
ऑलरेडी उस सोसाइटी का बोर्ड जो एग्जिस्ट कर रहा था उसके अगर बोर्ड मेंबर्स का टेन्योर जो है वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने से पहले पहले, तो वही बोर्ड जो है वो प्रमोटर बोर्ड की तरह काम करेगा 1 साल के लिए। और फिर 1 साल के बाद जो है 1 साल के अंदर अंदर उनको इलेक्शन करवा के जो है नया बोर्ड सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद इस प्रमोटर बोर्ड की जिम्मेदारी खत्म और उस रेगुलर बोर्ड की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या रहता है बोर्ड का काम? बोर्ड का काम जो काफ़ी रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब जो है इंटरप्रेट करना, वो इनका काम रहता है। स्पेसिफिक गोल्स जो हैं इस कोऑपरेटिव को अचीव करने हैं वो ये बोर्ड जो है उसकी पावर रहती है। उसके बाद ऑफिस बियरर वगैरह जो इलेक्ट करने या रिमूव करने हैं वो इस बोर्ड को करना रहता है। सीईओ जो रहेगा कोऑपरेटिव का वो उसे ये अपॉइंट करते हैं। सारे एम्प्लॉय जो रहते हैं कोऑपरेटिव को उनको एम्प्लॉय ये करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान बनाना, एनुअल फाइनेंशियल बजट बनाना या फंड्स के लिए अरेंजमेंट करना, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी या फंड्स वगैरह के अरेंजमेंट, ये सब काम इस बोर्ड का रहता है। अब ये कहते हैं कि डायरेक्टर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो ऑनेस्ट हो, गुड फेथ में काम करे। ये चलो छोटी बात है, इसको छोड़िए। अब कहता है कि कोई डायरेक्टर अगर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया है कि उसने फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन की है, ट्रस्ट को तोड़ा है, जिसकी वजह से सोसाइटी के कोऑपरेटिव के रेवेन्यू में अगर कोई शॉर्टफॉल आ गया है, तो वो उस जिस डायरेक्टर ने भी अगर ये काम जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी वजह से अगर ये रेवेन्यू में लॉस आया है, तो वो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी जो भी लॉस हुआ है उसको पूरा करने की। ठीक है, बिना किसी क्रिमिनल एक्शन के कि भैया क्रिमिनल एक्शन नहीं लेंगे, आप खुद ही जो है जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दीजिए। अगर नहीं करेगा तो फिर तो क्रिमिनल एक्शन उसके खिलाफ बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्टर्स की भी जिम्मेदारी रहती है कि कोई भी गड़बड़ होगी तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। ठीक है, अब कौन बंदा डायरेक्टरशिप के लिए, डायरेक्ट बोर्ड का डायरेक्टर जो बनना है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है? सबसे पहले तो वो मेंबर जिसको वोट का राइट है वही उसका मेंबर बन सकता है। उसके बाद अगर वो सर्विसेज ले रहा है उस कोऑपरेटिव की तो वही मेंबर बन सकता है। और ऐसा मेंबर जिसका कि कोई भी आने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कोऑपरेटिव का, उसको कॉन्ट्रैक्टर से या दूसरी तीसरी चीज़ से जहाँ पर कोऑपरेटिव को काम पड़ने वाला है वहाँ से उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। यानी मैं अगर मेंबर बनना चाहता हूँ, कल को मुझे कोऑपरेटिव के लिए काफ़ी सामान खरीदना है, तो मेरी जिससे भी मैं सामान खरीद रहा हूँ उससे मेरी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं उसको फेवर करूँगा या मैं उसको कम पैसे दूंगा या ज़्यादा पैसे दूंगा, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अगर कोई ऐसा डायरेक्टर जो है जिसको कि पहले निकाला गया था किसी वजह से, चाहे वो उसने जनरल मीटिंग नहीं करवाई या उसने इलेक्शन नहीं करवाई या उसने एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं की या एब्सेंस रहा वो बोर्ड मीटिंग से, अगर उसको निकाला गया था किसी वजह से और उसको अब 3 साल पूरे हो चुके हैं इन किसी भी वजह में से निकाले जाने की वजह से उसको 3 साल उससे ऊपर हो गए हैं, तो वो भी अब जो है एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि जिसको निकाला जाता है इन वजहों की वजह से वो 3 साल के लिए इन एलिजिबल हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी रहती है। इसके बाद ये एलिजिबिलिटी जो पूरा करता है वो बोर्ड के डायरेक्टर जो रहते हैं उनके इलेक्शन के लिए वो खड़ा हो सकता है और उसको फिर जनरल बॉडी उसमें से उसको सिलेक्ट करेगी। ठीक है, इलेक्शन जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? तो नए बोर्ड के इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनकम्बेंट बोर्ड जो है, यानी मौजूदा जो बोर्ड है जो इस वक्त काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि इलेक्शन करवाना, अपने टेन्योर ख़त्म होने से पहले पहले नए बोर्ड के इलेक्शन करवाना, उनको चुन लेना, ताकि जब भी उनका टेन्योर ख़त्म हो तो वो बिल्कुल उनको एकदम से रिप्लेस कर दें। ठीक है, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल उनकी टर्म ख़त्म होने से पहले, ठीक है, आउटगोइंग जो डायरेक्टर्स हैं, आउटगोइंग जो बोर्ड है उसकी टर्म ख़त्म होने से पहले पहले जो है इलेक्शन जो है वो इनके हो जाने चाहिए नए बोर्ड के। और अगर पुराना बोर्ड कहता है कि नए बोर्ड के इलेक्शन जो, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि 90 डेज़ के पहले पहले उनके टेन्योर ख़त्म होने से 90 डेज़ के पहले पहले इनको इलेक्शन करवा देने पड़ते हैं। अगर वो 90 डेज़ से पहले पहले इलेक्शन नहीं करवा पाता तो जिस भी एनुअल मीटिंग में उनके इलेक्शन जो है डिसाइडेड थे कि इस एनुअल मीटिंग में इलेक्शन होने हैं, अगर उस मीटिंग में उनके इलेक्शन नहीं करवा पाता वो पुराना बोर्ड, तो उसके सारे डायरेक्टर जो हैं वो सीज़ कर जाएंगे। यानी सारे डायरेक्टर जो उनको उस डायरेक्टरशिप की पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, इलेक्शन जो है डायरेक्टर के वो जनरल मीटिंग में ही होते हैं जैसा कि हमने पढ़ा। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में ही होते हैं और मेंबर्स उनको वोट करके इलेक्ट करते हैं। जहाँ पर कहता है कि जहाँ पर बोर्ड जो है वो इलेक्शन भी नहीं करवा सका, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है कि कोई डायरेक्टर भी नहीं है, वेयर अ बोर्ड फेल टू कंडक्ट इलेक्शन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म,
तो जहाँ पर बोर्ड ने इलेक्शन भी नहीं करवाए और वहाँ पर कोई डायरेक्टर भी ऐसा नहीं बचा हुआ है जो कि किसी मीटिंग को जो है वो चेयर कर सके, तो उस केस में क्या होगा, या तो 10% मेंबर जो रहेंगे उस कोऑपरेटिव के, वो कलेक्टिवली जो है वो वहाँ पर एक बोर्ड की तरह एक्ट करके उस जनरल मीटिंग को कन्वीन करेंगे, या फिर वो दूसरी किसी सेकेंडरी कोऑपरेटिव को जो कि इसका मेंबर है उसको कहेंगे कि आप अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजिए और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर उस जनरल मीटिंग को कन्वीन करेगा, ठीक है। और उस मीटिंग में फिर एक एडहॉक बोर्ड जो है वो गठन किया जाएगा, तब तक नया बोर्ड नहीं बन जाता, एक एडहॉक बोर्ड जो है वो वहाँ पर चुना जाएगा जो कि काम करेगा। और उस एडहॉक बोर्ड की जो है टर्न टेन्योर कितना रहेगा, वो सिर्फ 3 महीने का रहेगा, और 3 महीने के अंदर अंदर उस एडहॉक बोर्ड को जो है वो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और नया बोर्ड आएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि डायरेक्टर्स जो हैं वो काम करते रहेंगे जितनी देर उनको इलेक्ट किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे कितनी देर के लिए इलेक्ट किया जाता है। और डायरेक्टर जो एक बारी भैया जिनको अपॉइंट कर दिया, वो नॉर्मली अगर हम देखें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ स्पेशल चीज़ मेंशन की गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ नॉर्मली अगर देखें तो वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहते, ठीक है। तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी एक बार जो डायरेक्टर बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता। एंड जहाँ पर कहता है कि बोर्ड में पूरे बोर्ड के मेंबर नहीं है और वैकेंसी है अगर बोर्ड में, तो वैकेंसी है अगर, और साथ ही साथ अगर जो डायरेक्टर का नंबर है वो कोरम में है, तो फिर डायरेक्टर जो बचे कुछ हैं वही वैकेंसीज वगैरह को फिल कर देंगे अपनी मर्ज़ी से। लेकिन जहाँ पर कहता है कि वैकेंसी अगर बोर्ड में है और वहाँ पर कोरम जो है उन डायरेक्टर का कोरम नहीं, यानी वो सफिशेंट नंबर में मौजूद नहीं है, उस केस में वो जो बचे कुछ डायरेक्टर रहेंगे वो जनरल मीटिंग की कॉल देंगे। उस जनरल मीटिंग में फिर जो है उस वैकेंसीज को फिल करने के लिए जो मेंबर्स रहेंगे वो वोट करेंगे, ठीक है। टेन्योर कितना रहेगा डायरेक्टर का, तो बिल्कुल जितना मर्जी हो भैया कम रख सकते हो, लेकिन 3 साल से ज़्यादा टेन्योर नहीं रहना चाहिए। तो डायरेक्टर्स का मैक्सिमम टेन्योर रहेगा वो 3 साल का रहेगा। अब बोर्ड मीटिंग जो है वो होनी है, तो कहता है कि एक तो होगी जनरल मीटिंग जिसमें सारे आते हैं, बोर्ड मीटिंग है जिसमें सिर्फ डायरेक्टर आते हैं। तो बोर्ड मीटिंग की कॉल जो है वो कौन देगा, तो प्रेसिडेंट जो रहेगा कोऑपरेटिव का, ठीक है। डायरेक्टर्स जो हैं वो तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रहती हैं, लेकिन डायरेक्टर्स के साथ साथ एक प्रेसिडेंट रहता है जो कि उनको चेयर करता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो बोर्ड मीटिंग के लिए बुला सकता है, और साल में जो है एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग जो है वो उस बोर्ड को करनी ही पड़ती हैं। और एक बोर्ड मीटिंग और दूसरे बोर्ड मीटिंग के बीच का टाइम जो है वो 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 4 महीने के अंदर अंदर आपको, अगर एक मीटिंग आज हुई है तो दूसरी बोर्ड मीटिंग 4 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा पीरियड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है वो स्पेशल मीटिंग की कॉल भी कर सकता है अपने बोर्ड के डायरेक्टर्स के लिए विद इन 15 डेज़। अगर उनको 1/3 ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि स्पेशल मीटिंग बुलाइए बोर्ड की, या रजिस्ट्रार कहता है या ऑडिटर कहता है कि स्पेशल मीटिंग बुलाइए बोर्ड की, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है प्रेसिडेंट को जो है वो स्पेशल मीटिंग भी करवानी पड़ती है। और स्पेशल मीटिंग का रीज़न भी बताना पड़ता है और नोटिस भी देना पड़ता है कि हम स्पेशल मीटिंग करवा रहे हैं, किसने जो है स्पेशल मीटिंग करवानी है और एजेंडा जो क्या रहेगा, ये सब कुछ नोटिस में बताना पड़ता है। और अगर कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट जो है वो फेल कर गया, अगर वो मीटिंग नहीं करवा पाया बोर्ड की, तो इस पीरियड के ख़त्म होने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट और बोर्ड जो है वो सीज़ कर जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, सॉरी बोर्ड नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो उस पोस्ट से सीज़ कर जाएगा, उसको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु सीज़ टू बी प्रेसिडेंट, और एक बार जो प्रेसिडेंट की पोस्ट से अगर वो सीज़ हो गया तो फिर वो 3 साल तक जो है उस पोस्ट में वापस जो है वो एलिजिबल नहीं रहता उसके इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। तो 3 साल अगर वो निकाला गया उसको, तो फिर 3 साल की छुट्टी है, उसके बाद फिर 3 साल बाद आप लड़ सकते हो, ठीक है। अब बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना रहना चाहिए, तो बिल्कुल एटलीस्ट 50%, तो जितने भी डायरेक्टर रहेंगे उसमें 50% अगर डायरेक्टर मौजूद हैं किसी बोर्ड मीटिंग में, तो वो उसका कोरम बनाएंगे, ठीक है। इफ़ डायरेक्टर फेल टू अटेंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, और कोई भी डायरेक्टर जो है वो अगर लगातार 3 बोर्ड मीटिंग जो है उनको अटेंड नहीं करता, तो फिर उसको भी जो है वो उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ मीटिंग की भी मिनट ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, यानी जो भी बोर्ड मीटिंग में होगा उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा मिनट बुक में। लेकिन यहाँ पर जो टाइम रहता है इसमें जो है बोर्ड मीटिंग जब भी होगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है उसकी कॉपी जो है वो भेजनी है, लेकिन ये सारी मेंबर्स को नहीं जाएगी, ये सिर्फ डायरेक्टर्स को भेजी जाएगी। और डायरेक्टर्स को फिर 15 दिन का टाइम मिलता है कि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो आप फाइल कीजिए, अदरवाइज़ ये इसको माना जाएगा कि ये रिपोर्ट सही है।
तो जनरल जो बॉडी की मीटिंग रहती है वहाँ पर 15 दिन का नोटिस, उसके बाद कमेंट के लिए 1 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन बोर्ड की मीटिंग रहती है, इसमें 7 दिन का नोटिस और 15 दिन के लिए कमेंट का टाइम मिलता है। उसके बाद स्टाफ की बात करें कि बोर्ड में अगर कोई स्टाफ वगैरह की ज़रूरत है तो उसको भी अप्रूव करने का काम इस बोर्ड का ही रहता है, इन डायरेक्टर्स का भी रहता है। लेकिन बिल्कुल प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलना है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रिंसिपल्स आएंगे उनके खिलाफ चल के काम करना है, खिलाफ नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 आता है फिनांसिस के लेकर, फंड वगैरह कहाँ से ले सकते हैं, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए फिनांस की बात होती है तो फंड कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो देखिए इक्विटी कैपिटल से फंड ले सकते हैं, डिपॉजिट्स ले सकते हैं मेंबर से, लोन ले सकते हैं मेंबर से। तो किस लिमिट तक जो है ये सब डिपॉजिट लोन वगैरह ले सकते हैं, जितना भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इनके कहा जाएगा। लेकिन इनकी फंड मोबिलाइजेशन में बैंकिंग सर्विसेज रहेंगी, यानी बैंक वगैरह से जो है ये फंड्स नहीं ले सकते, ये एक ज़रूर इनके ऊपर लिमिटेशन रहती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कोऑपरेटिव जो है ये नॉन मेंबर इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट से भी फंड ले सकते हैं, लेकिन किस एक्सटेंट तक लेंगे, जितना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है। फिर जो फंड वगैरह इनको मिलेगा उसको वो डिप्लॉय कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो फंड जो है ज़्यादातर वही बात है कि जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जो बेटरमेंट के लिए रहेगा सोसाइटी कोऑपरेटिव के बेटरमेंट के लिए ही इन फंड्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सरप्लस अगर आ जाए, किसी वजह से ज़्यादा पैसा आ गया भैया, तो उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, तो अगर प्रीवियस डेफिसिट अगर कोई है तो उसको रिमूव करने में इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने मेंबर्स को जो है रिफ़ंड दे सकते हैं, या फिर बिज़नेस को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा रिजर्व फंड क्रिएट करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंसेंटिव या रिवॉर्ड दे सकते हैं अपने स्टाफ को, या अपने मेंबर्स की सर्विसेज के लिए रख सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि अगर कोई सरप्लस जो है वो नॉन मेंबर के किसी एक्ट की वजह से जो है सरप्लस आ रहा है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप मेंबर्स में नहीं कर सकते, आप स्टाफ में नहीं कर सकते। तो नॉन मेंबर की वजह से अगर सरप्लस आ रहा है तो उसका बेनिफिट नॉन मेंबर को ही देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि डेट अगर आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, अगर कोई कमी आ रही है मैनेजमेंट में, तो फिर पैसा कहाँ से लाएंगे, तो डेफिसिट अगर अराइज हो रहा है तो उसको पूरी तरीके से सेटल कैसे किया गया, डेबिटिंग अ पार्ट और ऑल ऑफ डेफिसिट टू कवर डेफिसिट फंड इफ एनी एज डेफिसिट चार्ज अमॉन्ग इट्स मेंबर। तो सरप्लस आ रहा है तो वो तो मेंबर्स में बांटा जाएगा, लेकिन डेफिसिट अगर आ रहा है, किसी पैसे की कमी आ रही है, तो वो पैसा भी थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट जो है वो मेंबर से ही लेकर जो है इस डेफिसिट को पूरा किया जाएगा। और कह रहे हैं कि अगर डेफिसिट जो है डायरेक्टर या किसी स्टाफ की मिस मैनेजमेंट की वजह से आ रहा है, या उनकी नेग्लिजेंस की वजह से आ रहा है, तो बिल्कुल कोई चीज़ इन कोऑपरेटिव्स को रोकती नहीं है कि वो इन डायरेक्टर और स्टाफ के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं और इनसे पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर्स की अगर नेग्लिजेंस की वजह से डेफिसिट आया है या उनकी वजह से कोई रेवेन्यू लॉस आया, तो वो बिल्कुल उन डायरेक्टर से ही रिकवर किया जाएगा। और अगर ज़्यादा पैसा रिकवर हो जाता है, मान लीजिए जितना डेफिसिट है उससे ज़्यादा पैसा रिकवर जो है वो हो जाता है, तो उससे फिर डेफिसिट कवर फंड में डाल दिया जाएगा। और डेफिसिट कवर फंड जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, जब भी कोई सोसाइटी में क्या कोऑपरेटिव में डेफिसिट आता है तो फिर उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और कोई मेंबर अगर मान लीजिए कि किसी का डेफिसिट में हिस्सा बनता है, डेफिसिट में पैसा देना है उसको, और वो मौके को देखकर वहाँ की मेंबरशिप जो है वो उसको विड्रॉ करना चाहता है, तो सोसाइटी उस कोऑपरेटिव उससे बिल्कुल अलो नहीं करेगा। कोऑपरेटिव उससे कहेगा कि भैया पहले पैसा जो है आपका डेट का, जो डेफिसिट का आपका जो हिस्सा है वो पे कीजिए, उसके बाद आप मेंबरशिप चाहे विड्रॉ कर दिए। तो विदाउट पेइंग हिज शेयर टूवर्ड्स क्लियरिंग द डेफिसिट, उसको जो है परमिट नहीं किया जाएगा मेंबरशिप से विड्रॉ करने के लिए। और स्पेशल फंड्स की बात आती है तो कोऑपरेटिव बिल्कुल अगर उन्हें अच्छा लग रहा है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई नया स्पेशल फंड जो है क्रिएट करने की ज़रूरत है इस कोऑपरेटिव के अंदर, तो वो नया फंड जो है वो भी क्रिएट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो उसके बाद आखिरी चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे वो है अकाउंटेबिलिटी का, छोटा चैप्टर है आखिरी। आइए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। तो ये ज़िम्मेदारी की जब बात आती है तो कोऑपरेटिव्स जो हैं इनको काफ़ी ज़िम्मेदारी इनका काम रहता है। सबसे पहले तो इनको अकाउंट्स वगैरह मेंटेन रखने पड़ते हैं। जो भी इनका हेड ऑफिस रहता है कोऑपरेटिव्स का, उस हेड ऑफिस में इनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी कॉपी रखनी पड़ती है, जैसे कि इस एक्ट की कॉपी विद अमेंडमेंट, उसके बाद दूसरे लॉज वगैरह जो इनको रेगुलेट कर रहे हैं, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद अमेंडमेंट इसकी कॉपी, मिनट बुक की कॉपी। तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं ये इनको अपने उसमें रखने पड़ते हैं। उसके बाद लिस्ट जो है मेंबर्स की, जो पुराना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसके 45 डेज़ के
बाद इनको देखना पड़ता है कि कौन इनके मेंबर हैं, किसके वोटिंग राइट हैं, किसके वोटिंग राइट नहीं है। तो ये लिस्ट जो है ये भी इन्हें अपने हेड ऑफिस में मेंटेन रखनी पड़ती है। और दूसरा कहता है कि अगर कोई कोऑपरेटिव जिसके हेड ऑफिस के अलावा कोई ब्रांच ऑफिस भी हैं तो उस ब्रांच ऑफिस की क्वार्टरली रिपोर्ट जो है वो भी इनको जो हेड ऑफिस में मेंटेन रखनी पड़ती है। जब भी क्वार्टर ख़त्म होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है इनको उस क्वार्टर की जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहेगी ब्रांच ऑफिस की वो वहाँ से हेड ऑफिस में लाकर रखनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि एवरी कोऑपरेटिव शैल कीप ओपन द बुक ऑफ अकाउंट फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। तो हर एक कोऑपरेटिव जो है अपने हेड ऑफिस में ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं ये खुले रखेंगे। अगर कोई डायरेक्टर जो है वर्किंग आवर के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन करना चाहता है तो उसके लिए जो है ये इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बिल्कुल ओपन रहेगी। ठीक है। उसके बाद कहता है कि हर एक कोऑपरेटिव को लगभग पिछले 8 साल के रिकॉर्ड जो हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं। एटलीस्ट जो उनको पिछले 8 साल के रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करके रखने हैं। उससे ज़्यादा नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे कम जो है रिकॉर्ड नहीं हो प्रिजर्व नहीं होने चाहिए। तो एटलीस्ट 8 साल के पिछले 8 साल के रिकॉर्ड्स जो हैं हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रिजर्व करके रखना अनिवार्य है। ठीक है। विद सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स एंड वाउचर्स। ठीक है। तो उसके जो 8 साल के रिकॉर्ड हैं उनके रिकॉर्ड्स में जो सपोर्टिंग वाउचर्स वगैरह हैं वो भी रखने पड़ते हैं पूरे 8 साल के। ठीक है। उसके बाद ऑडिट करने की जिम्मेदारी के लिए कहता है कोऑपरेटिव्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है से अपॉइंट करते हैं जो कि इनके अकाउंट जो है वो ऑडिट करता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा होना चाहिए? जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है। उसे भी करते हैं ये बोर्ड वाले मेंबर। उसके बाद कोऑपरेटिव जो है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग जो रहती है वहाँ पर जो है इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को चुनते हैं ऑडिटर के तौर पर। और जिस मीटिंग में भी ये रेजोल्यूशन पास होगा तो जो उसके आगे आने वाली जो एनुअल जनरल मीटिंग है उस तक ही ये रेजोल्यूशन जो है वैलिड रहेगा। यानी एक जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन अगली जनरल मीटिंग के टाइम के बीच का जो पीरियड रहेगा तब तक ही वैलिड रहेगा। और उसी टाइम में इनको जो है ऑडिटर बिठाना पड़ेगा और वो ऑडिटर जो है वो 45 डेज़ में इनको रिपोर्ट जो है वो दे देता है। ठीक है। और इसकी क्या सैलरी वगैरह रहेगी ऑडिटर्स की ये जनरल बॉडी जो है डिसाइड करती है। और जनरल बॉडी अगर नहीं करेगी तो बोर्ड डिसाइड करता है। उसके बाद जो है ऑडिटर अगर रिज़ाइन कर गया या उसको रिमूव कर गया, ऑफिस से रिमूव कर दिया गया या फिर उसने अपना टेन्योर कंप्लीट कर दिया है तो उसके बाद जो है वो उसको वो सीज़ कर जाएगा अपने ऑफिस से, वो मतलब रिज़ाइन कर जाएगा या रिटायर कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद रेजिग्नेशन अगर ऑडिटर का आता है, रेजिग्नेशन कब इफेक्टिव रहेगा? जब वो जब उसका रिटर्न रेजिग्नेशन कोऑपरेटिव के पास पहुंच जाएगा या फिर उसने रेजिग्नेशन में जो टाइम पे मेंशन किया होगा तो विच एवर इज़ लेटर जो भी उनमें से ज़्यादा रहेगा उसी टाइम में उसका रेजिग्नेशन जो है वो इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद जनरल बॉडी अगर चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एक ऑडिटर को हटा भी सकती है अपने ऑफिस से अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो ये भी पावर जो है जनरल बॉडी के पास रहती है। उसके बाद ऑडिटर खुद चाहे तो वो रिज़ाइन भी कर सकता है और अगर उसको नोटिस मिल रहा है सोसाइटी की तरफ से तो तब भी जो है वो अपना ऑफिस छोड़ सकता है। ठीक है। लेकिन अगर उसको सोसाइटी की तरफ से अगर कोई ऑर्डर मिल रहा है कि भैया आप सही नहीं कर रहे, इनको छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ने से पहले जो है वो बिल्कुल उसको एक मौका दिया जाएगा कि अपना रिटन स्टेटमेंट वो दे सकता है जनरल बॉडी की मीटिंग में कि उसे क्यों रिमूव किया जा रहा है, क्या क्या वजह हैं, और अपने एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकता है उन रीजंस के खिलाफ। ठीक है। उसके बाद जो वैकेंसी रेजिग्नेशन से या रिमूवल से क्रिएट हो जाएगी और ऑडिट पीछे बाकी है तो उस बचे हुए पीरियड के लिए जितने पीरियड उस पिछले ऑडिटर का बचता था जिसने रिज़ाइन किया जिसको रिमूव किया गया उतने ही पीरियड के लिए उस एन एक्सपायर टर्म के लिए नया ऑडिटर जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। वो भी जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ बोर्ड। उसके बाद कहता है कि जब भी जो है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 45 दिन के अंदर अंदर उस पिछले साल के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे रिकॉर्ड जो हैं 45 दिन के अंदर अंदर पिछले साल के ख़त्म होने के 45 दिन के अंदर अंदर जो है सारे रिकॉर्ड जो है इस ऑडिटर को दे देने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ऑडिटर को जब ये रिकॉर्ड मिल जाते हैं उसके बाद ऑडिटर की ये जिम्मेदारी रहती है कि रिकॉर्ड मिलने के 45 दिन के बाद जो है वो पूरा ऑडिट जो है इन सोसाइटी का करेगा और जो भी रिपोर्ट वगैरह होगी वो रिपोर्ट जो है वो बोर्ड को सबमिट कर देगा। ठीक है।
ठीक है। जो ऑडिटर की रिपोर्ट रहेगी उसमें क्या क्या रहता है, उसमें ये रहता है कि ऑडिटर सबसे पहले तो ये बताता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए ऑडिट करने के लिए वो बोर्ड ने उसे प्रोवाइड की है या नहीं की है। दूसरी बात रहती है कि वेदर कोऑपरेटिव्स की जो बैलेंस शीट है या एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उनकी एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो है वो कैसी है, उसमें कोई सरप्लस आया है, डेफिसिट आया है, ठीक है, सरप्लस उन्होंने गेन किया है या नहीं किया है, या फिर रेवेन्यूज़ जो है उनका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनको डिविएट तो नहीं किया जा रहा है। या फिर दूसरा बताया जा रहा है कि कोई भी डायरेक्टर जो है उसने पूरे साल के टाइम जो है कोई गड़बड़ी वगैरह तो नहीं कहीं पर की है, या फिर सरप्लस वगैरह का जो डिस्पोजल हुआ है या डेफिसिट को भरने के लिए जो पैसा लाया गया है वो कोई रूल्स के खिलाफ जाकर तो नहीं किया गया। तो ये सारा कुछ जो है ऑडिटर की रिपोर्ट में रहता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ऑडिटर जो है उसको रजिस्ट्रार को भी, सॉरी ऑडिटर नहीं, लेकिन जो कोऑपरेटिव रहते हैं उनको रजिस्ट्रार को भी रिटर्न्स फाइल करने पड़ती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रार को सालाना जो है वो देनी पड़ती है। वो सालाना कब देनी पड़ती है? जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो उस एनुअल जनरल मीटिंग के 30 डेज़ के बाद, यानी आज अगर एनुअल जनरल मीटिंग हुई है और आज से 1 महीने के अंदर अंदर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कुछ रिकॉर्ड देने पड़ते हैं रजिस्ट्रार। तो जब भी एनुअल मीटिंग रहती है, एनुअल जनरल मीटिंग रहती है, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर कोऑपरेटिव को रजिस्ट्रार को कुछ रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। उसमें क्या रहता है कि एनुअल एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट उनको रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। जो अकाउंट ऑडिटेड किए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है। उसके बाद कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है जिसमें कोऑपरेटिव का नाम होता है, क्या क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर को, उनके सोसाइटी में कितने मेंबर हैं या उनकी लाइबिलिटी कितनी है, उनका फ़ंड वगैरह कहाँ से आ रहा है, सरप्लस कितना है। तो ये सारी जो हैं ये डिटेल रजिस्ट्रार को देनी पड़ती हैं हर सोसाइटी को विद इन 30 डेज़ ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। और इन रिटर्न्स के साथ, यानी इन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है, यानी डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जिस एनुअल जनरल मीटिंग के बाद इन्होंने रिटर्न फाइल करने हैं उसकी डेट, यानी वो जनरल मीटिंग कब हुई, उसको किन किन मेंबर्स ने अटेंड किया, उसमें जो है एलिजिबल वोटर कितने थे, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्टर्स जो हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपॉइंट किया उसका एड्रेस, उसका नाम, ये सारी डिटेल्स भी रजिस्ट्रार को देनी पड़ती हैं 30 दिन वाले पीरियड में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इफ़ द रिटर्न्स एंड द इंफॉर्मेशन नॉट फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन द टाइम इट शैल बी ट्रीटेड एज ऑफेंस, ठीक है। और अगर मान लीजिए एनुअल जनरल मीटिंग के बाद 1 महीने तक जो इनको रजिस्ट्रार को ये रिटर्न्स देने हैं, ये रिपोर्ट्स देनी है, ये नहीं दे पाई कोई कोऑपरेटिव, तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा इस एक्ट के अंदर और इसे फिर पिनलाइज भी किया जाएगा, सज़ा भी मिलेगी उस कोऑपरेटिव को, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार शैल सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट बाय 31 ऑफ मार्च ऑफ एवरी ईयर। तो ये जो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्ट्रार को ये जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाती है, ये इन्फॉर्मेशन फिर रजिस्ट्रार को जो है गवर्नमेंट को सबमिट करवानी पड़ती है बाय 31 मार्च। तो हर एक साल का जो 31 मार्च रहता है उस 31 मार्च से पहले पहले रजिस्ट्रार को जो है ये सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट को जमा करानी पड़ती है, जिसमें ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमारी स्टेट के अंदर इस वक्त कितने कोऑपरेटिव्स हैं, उनके कितने मेंबर्स हैं, उनका फ़ंड कहाँ से आ रहा है, सर्विसेज क्या दे रहे हैं, सरप्लस किसका कितना है, डेफिसिट कितना है, ये सारी जो है रिपोर्ट ये फिर रजिस्ट्रार जो है ये गवर्नमेंट को भी सबमिट करवाता है, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी की बात आती है, तो अगर कोई भी मान लीजिए एप्लीकेशन किसी की आती है रजिस्ट्रार के पास, किसी सेकेंडरी कोऑपरेटिव की एप्लीकेशन आती है रजिस्ट्रार के पास, या फिर किसी क्रेडिटर की आती है जो कि किसी कोऑपरेटिव का किसी को कर्ज़ वगैरह उसको लेना है किसी से, या फिर डायरेक्टर्स जो हैं उनमें से 1/3 डायरेक्टर की एप्लीकेशन आती है, या फिर 1/10 ऑफ मेंबर्स की एप्लीकेशन आती है कि कोई कोऑपरेटिव जो है वो वायलेशन कर रही है प्रोविज़न ऑफ इस एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ जाकर काम कर रही है, आप इसको डिसॉल्व कर दीजिए। तो फिर रजिस्ट्रार की ज़िम्मेदारी रहती है कि वो इंक्वायरी जो है इनके खिलाफ वो बिठा सकता है। लेकिन वो इंक्वायरी कब बिठाएगा? इंक्वायरी तब बैठेगी भैया कि जब जो भी एप्लीकेंट जो कि एप्लीकेशन दे रहे हैं वो उनको एक फ़ी भी देनी पड़ेगी, यानी इस इंक्वायरी में जितना खर्चा आएगा वो खर्चा एप्लीकेशन तो देंगे ही देंगे कि इस डिसॉल्व कीजिए इस सोसाइटी को, ये काम अच्छे से नहीं कर रही, लेकिन उन एप्लीकेंट्स को साथ साथ फ़ी भी देनी पड़ेगी। और वो फ़ी कौन सी रहेगी? वो इंक्वायरी को करवाने में जितना खर्चा आएगा वो फ़ी रहेगी,
ताकि रजिस्ट्रार अपने जेब से कुछ नहीं भरेगा। भैया इंक्वायरी करवानी है तो आप पैसा दीजिए, आपके पैसे से करवाएंगे हम इंक्वायरी, अपनी जेब से कुछ नहीं खर्चेगा रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार ऑर्डर तभी इंक्वायरी का देगा जब उसे एप्लीकेशन के साथ साथ फ़ी भी मिलेगी, और वो फ़ी कौन सी होगी, जो कि इस इंक्वायरी का कॉस्ट होगी, इस इंक्वायरी में खर्चा जो होगा उसके लिए होगी। अब कहते हैं कि इंक्वायरी जब भी ऑर्डर होगी, इंक्वायरी जो है 120 डेज यानी 120 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। कंप्लीट है या फिर नहीं, अगर 120 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती तो उसके बाद ये इंक्वायरी लैप्स कर जाएगी, और रजिस्ट्रार ने जो भी फ़ी ले रखी है एप्लीकेंट से उसे वो फ़ी जो है उनको रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो ख़त्म हो जाएगा वो मुद्दा फिर इंक्वायरी का। उसके बाद कहता है कि रजिस्ट्रार जो है अगर मान लीजिए कि 30 डेज़ अगर वो इंक्वायरी कंप्लीट कर लेता है, या फिर मान लीजिए कि उसका इंक्वायरी नहीं करवा सका, पीरियड लैप्स हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। यानी अगर इंक्वायरी कंप्लीट होगी तब भी उसको एप्लीकेंट को बताना है कि इंक्वायरी ये रही है, इसके ये रिजल्ट्स रहे हैं, और अगर नहीं इंक्वायरी करवा पाया तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसको वापस से वो पैसा रिफ़ंड कर देना पड़ेगा जो भी होगा, ठीक है। किसको करेगा, वही एप्लीकेंट रहेंगे। अगर सेकेंडरी जिसने भी एप्लीकेशन दी है, सेकेंडरी कोऑपरेटिव ने एप्लीकेशन दी है, या क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी है, या मेंबर्स वगैरह ने दी है, तो जिसने भी दी है उसको 30 दिन की इंक्वायरी जब भी ख़त्म होगी 30 दिन के अंदर अंदर उसको बताना है कि या तो इंक्वायरी हमने करवा दी है या फिर नहीं करवाई है, ये लैप्स हो गई, आप अपने पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है बिल्कुल चैप्टर 6 का। उसके बाद ये चैप्टर 7 है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, अगली वीडियो भी थोड़ी लंबी रहने वाली है, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आई होगी ये बात। और किसी का कोई कमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड पीडीएफ जो आपकी वो उसको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन पार्ट सेकंड के बाद मिलेगी, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा उसका। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।